स्टार्ट किया जाए, लेकिन उससे पहले आपको पता है हम रिवीजन करते हैं पिछले लेक्चर का, तो जल्दी से। ऑलराइट। सर मेरा बर्थडे है, प्लीज़ विश कर दो, हैप्पी बर्थडे। चलो, सो okay, so the very first question is Article 14 guarantees the equality before law. Yes, we know कि Article 14 guarantees two type of equalities, equality before law and equal protection of laws. Article 14 applies to both citizens and foreigners. Now हमने पढ़ा था 15, 16, 29, 15, 16, 19, 29, 30 का पढ़ा, ठीक है। ये वो राइट्स थे जो सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल थे, सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को अवेलेबल थे, फॉरनर्स को नहीं थे। बाकी सबको थे, यानी सिटीजन्स को भी फॉरनर्स को भी। तो यस, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अबाउट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। बिल्कुल, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा 1, 2 and 3। चलो अगला है ये न्यू वाले का, तो गो विद दिस वन ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज नोन एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो किस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? 44, 32, 21 या फिर बताइए क्या सही आंसर होगा। तो हमें पता है हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं आर्टिकल नंबर 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को। और ये किसने बोला था? ये बोला था हमारे अंबेडकर जी ने। क्यों बोला था? क्योंकि ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 32, ये हमारे राइट्स को गारंटी करता है। कैसे गारंटी करता है? तो ये राइट्स को हमारे गारंटी करता है इसमें रिट्स प्रोवाइड करके, ठीक है, बिकॉज ये जस्टिसेबल है, यानी कि परिवर्तनीय है, हम कोर्ट जा सकते हैं इनको एनफोर्स करवाने के लिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो, थर्ड नंबर, और आंसर करो। यस, ट्रू। आर्टिकल 15 prohibits discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. Yes, true, 15 clause 1. And this, the state can make special provision for women and children. Yes, this is 15 clause 3. ये भी सही है। State cannot make any reservation for SC ST under Article 15. It can under Article number 15 clause 4, which was added through which amendment? इसको किस संवैधानिक संशोधन से जोड़ा गया था, ये आपको बताना है। Through which amendment this 15 clause 4 was added? It was first constitutional amendment after the Champakam Dorai Rajan case of 1951. Okay, so answer is option number A, 1 and 2 only. Which writ is to be issued by the Supreme Court or High Court if a person is detained? अगर किसी पर्सन को, इंसान को धर लिया गया है, तो फिर कौन सी रिट इशू होगी? प्रोहिबिशन, सर्शियोरी, हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, या फिर पढ़ा तो था लेकिन बोला गया क्यों भैया? अच्छा हिंदी में, सॉरी हिंदी में नहीं रहता क्वेश्चन, चलो कल से हिंदी में रहेंगे, ठीक है। चलो कल से हिंदी में रहेंगे। तो अगर किसी भी पर्सन को धर लिया गया तो प्रोहिबिशन क्या था? प्रोहिबिशन का मतलब था टू फॉरबिड, मना करना, रुक जाओ भाई, कहाँ जा रहे हो, अपने जुरिसडिक्शन से बाहर मत जाओ, ठीक है। सर्शियोरी, टू बी सर्टिफाइड ऑफ, क्या भैया तुम तो यार अपने जुरिसडिक्शन से बाहर चले गए, तो उसका जो भी उसने ऑर्डर पास किया उसको नलीफाई करना, उसको क्वैश करना एंड उस पर्टिकुलर केस को अपने अंडर में लेना, दैट इज सर्शियोरी। हमने पढ़ा था कि प्रोहिबिशन को किसके अगेंस्ट इशू नहीं किया जा सकता है? तो लेजिस्लेटिव बॉडीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, इनके खिलाफ इशू नहीं किया जा सकता है। बट व्हेन इट कम्स टू सर्शियोरी, इट कैन नॉट बी इशूड ओनली अगेंस्ट दी लेजिस्लेटिव बॉडीज, ये एडमिनिस्ट्रेटिव के खिलाफ करी जा सकती थी, है ना। हेबियस कॉर्पस, टू हैव द बॉडी ऑफ, है ना, ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है टू हैव द बॉडी ऑफ, जब किसी को धर लिया गया, अनलॉफुल तरीके से डिटेन कर लिया गया। इसके एक्सेप्शंस क्या है? कब हेबियस कॉर्पस नहीं लग सकती है? जब डिटेंशन लॉफुल हो, when the detention is by a competent court, when the detention is due to the contempt of the legislature or the court, okay, तो इन केसेस में नहीं हो सकता है। मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड, यानी हम कमांड दे रहे हैं तुम्हें, ठीक है, कि ये काम आप करो। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज ऑल्सो प्रोवाइडेड टू एलियंस? 15, 14, 16 या 19। तो 15, 16, 19, 29, 30 ये है सिर्फ सिटीजन्स को, एलियंस को 14 हो जाएगा। विच आर्टिकल प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द सेल्फ इंक्रिमिनेशन एंड द डबल जियोपार्डी, यानी एक टाइम के लिए आपको 2 बार सजा नहीं मिल सकती है। हिंदी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, हिंदी वाले जो नोट्स बनाते हैं उनकी तबीयत खराब है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, तो इसी वजह से वो नहीं हो गया था, ठीक है। भुलाया नहीं है सर जी, हिंदी में डालते तो सब बताता। अरे बता दो भैया, ऐसे बता दो। सर आपका बैच एमपीपीएससी का प्री के लिए ब्लाइंड बिलीव कर सकते हैं क्या? मैं अपनी सिस्टर को सजेस्ट किया है, क्योंकि ब्लाइंड बिलीव, अब देखो एमपीपीएससी का डिटेल मुझे पता नहीं कैसा क्या, लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ आप सभी से कि भैया मेरे, जब पॉलिटी में, ज्योग्राफी मैंने आपको पढ़ाया, पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज तक के क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है, सीडीएस सी जो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके बाद आई थिंक ये बताने की बार बार आपको ना पूछने की जरूरत नहीं चाहिए कि ये इसके लिए सफिशिएंट है क्या, ये उसके लिए सफिशिएंट है क्या, ठीक है, ये उसके लिए सफिशिएंट है क्या, ये कोई बात नहीं होती, सफिशिएंट है क्या। एमपीपीएससी में जो स्पेसिफिकली एमपी से अब यहाँ पर पहले आंसर बताता हूँ, तो ये क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। नो एक्सपोज फैक्टर लॉ क्लॉज 1, नो डबल जियोपार्डी क्लॉज 2, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन क्लॉज 3, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये है आपका प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, और ये है आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बेगारी नहीं करवाई जा सकती है। तो एमपीपीएससी में जो स्पेसिफिक स्टेट स्पेसिफिक अगर मान लो कुछ है, तो वो तो ऑब्वियसली बात यहाँ कवर नहीं है। और रही बात पॉलिटी की और ये सारी चीज़ें हैं, तो वो तो कवर हो ही जाएंगी, ठीक है। बाकी आप थोड़ा सा पेपर देख लो एक बार कि किस तरीके से सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। यहाँ पे लोग निकालते हैं स्टेट पीसेस का एग्जाम भी बैच पढ़ के, लेकिन यहाँ पर हमारा कोर जो फोकस है वो तो एसएससी है कि हाँ वो है कोर फोकस, लेकिन कोर फोकस वो तो है, लेकिन आप देख लो जितने भी टॉपिक मैंने करवाए, मैंने सीडीएस सीपी पे सारे क्वेश्चन करवाए, सिविल सर्विसेज तक के क्वेश्चन करवाए मैंने आपको, ठीक है। तो अब और आप यही कारण क्यों अभी जैसे सीडीएस का एग्जाम, मतलब ढेर बच्चों ने सीडीएस एकदम धड़ल्ले से क्रैक किया, क्यों? क्योंकि एक बार मैंने जो चीज़ आपको पढ़ा दी, अगर आपने चीज़ को रिवाइज कर लिया, प्रैक्टिस कर ली, दैट्स डन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इतना खुद के ऐसे पैर बांधा नहीं हूँ कि मतलब थोड़ा सा लिमिट कर लेते हैं फिर इस तरीके से, जहाँ होता है जरूरत, अगर बहुत ज़्यादा नीडेड नहीं है तो फिर नहीं करवाता हूँ चीज़ को, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर इन हजार्डस इंडस्ट्रीज इज कवर्ड अंडर, तो बाल मजदूरी नहीं करवाई जा सकती। 28 क्या है? रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जा सकते हैं गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में, दिस गिव्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू एन इंडिविजुअल एंड दिस गिव टू अ ग्रुप टू अ डोमिनियन, ओके। नाउ
अब हम आएंगे पार्ट नंबर 4 पे, डीपीएसपी। तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसको हम रिवाइज करते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 3 तो पढ़ा है। तो पार्ट 1 में क्या था? पार्ट 1 में था यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अब जरा यहाँ पर फोकस कर लेंगे, आरआईपी गुजराती बेटे रे बेटे। तो पार्ट 1 यूनियन एंड टेरिटरी यानी संघ और उसके राज्य क्षेत्र। 2 की बात करता है सिटीजनशिप यानी नागरिकता की, और किस तरह की नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता, और एकल नागरिकता में ली कहाँ से, हमने कहाँ से ली था। और पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट, जो हमने कल पढ़ा था, मौलिक अधिकार, और ये कहाँ से लिए। ये था आर्टिकल नंबर 1 to 4, ये था आपका 5 to 11, और ये था आपका 12 से लेकर 35। दिस हमने लिया सिंगल सिटीजनशिप फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके, और फंडामेंटल राइट्स लिया फ्रॉम यूएसए। नाउ पार्ट 4 पे एंट्री मारते हैं, और 35 पे खत्म हो गया था, तो ये बताने की जरूरत ना होनी चाहिए कि 36 से शुरू होकर कहाँ तक जाएगा, ये 51 तक जाएगा, 51 तक जाएगा। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये है क्या, थोड़ा सा फील लेने का प्रयास करो। डायरेक्टिव दिए गए हैं, ठीक है, निर्देश दिया गया किसी को, किसको, राज्य को। राज्य क्या है अभी देखेंगे, राज्य वही है जो आर्टिकल नंबर 12 में पढ़े थे, अनुच्छेद नंबर 12 में पढ़े थे, वही है ये राज्य। तो उसको निर्देश दिए गए हैं, यानी एक तरीके से सरकार को निर्देश दिए गए हैं कि इन सिद्धांतों पे चलो, इन सिद्धांतों को लागू करो लोगों के लिए। समझ रहे हैं आप, समझ गया, फील ले लिया आपने कि हाँ ये स्टेट को डायरेक्शन दिए गए, एक तरीके से सरकार को बोला गया कि तुम्हें ये सारी चीजें करनी है। ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स इसमें लिख के गए हैं कि स्टेट सुनो, तुमको ये करना लोगों के लिए, ठीक है, अपनी ड्यूटी भूलना नहीं। जैसे कि लोगों को शिक्षा दो, इकोनॉमिक इक्वालिटी, समानता लेके आओ, सबको जस्टिस दो, ठीक है, लोगों के वेलफेयर, लोकहित के लिए काम करो, हेल्थ उनकी अच्छी करो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें डीपीएसपी में पढ़नी है। लेकिन सबसे पहले तो हम इसकी मुख्य विशेषताएं देखते हैं, यानी कि सेलियंट फीचर्स क्या हैं। तो जिस तरीके से हमने फंडामेंटल राइट्स को बोरो किया था फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्या बोलते हैं यूएसए, उसी तरीके से हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से डीपीएसपी को बोरो किया है। द कॉन्सेप्ट इज बोरोड फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। Okay, DPSP have been borrowed from the Constitution of Ireland. Their objective is to help establish social and economic democracy. इनका उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना में सहायता है। डेमोक्रेसी 3 तरह की हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना का काम था किसका, फंडामेंटल राइट का। सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र में सामाजिक और आर्थिक जो पर्सपेक्टिव है वो कौन देख रहा है, डीपीएसपी। और किस तरीके से देख रहा है वो भी हम देखेंगे कि किस तरीके से डीपीएसपी में लिखा हुआ है कि हमारे सोशल एक्सक्लूजन्स को कम करना है। जो अब सोशल कैसे, तो सोशल मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल आदमी औरत के बीच में हो गया, या फिर गरीब अमीर के बीच में हो गया, या फिर अपर जो अगर हम देखें अपर कास्ट व लोअर कास्ट के बीच में हो गया, तो उनके बीच का जो गैप है वो ये कम करने की बात करता है डीपीएसपी। साथ ही साथ लोगों के बीच में जो इनइक्वालिटी है, असमानता है, वेल्थ को लेकर, ठीक है, रिसोर्सेज को लेकर, उसको कम करने की बात करता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी प्रमोट करने की बात करता है। डीपीएसपी रिफ्लेक्ट द विजन ऑफ अ वेलफेयर स्टेट एज आउटलाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये ठीक है संविधान में उल्लेखित कल्याणकारी राज्य के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करते हैं। यानी कि ये हमारे एक वेलफेयर स्टेट के विजन को आउटलाइन करता है कि हमारा एक स्टेट मतलब एक तरीके से हमारा कंट्री इस तरीके का होना चाहिए, मतलब एक आइडियल कंट्री स्टैब्लिश करने के लिए इसने कुछ इस तरीके से रूल्स या ड्यूटीज दे रखी हैं स्टेट को कि ये सारी चीजें करो जिससे हमारा समाज, जिससे हमारा देश ओवरऑल अच्छा बनेगा। दे सर्व एज अ मेजर टू असेस लॉज बेस्ड ऑन देयर अलाइनमेंट्स एंड विद द कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स। ये हमें संवैधानिक आदर्शों के साथ उनके संरेखण के आधार पर कानूनों का आकलन करने के लिए उपाय के रूप में काम करते हैं। अब मान लो हमारी जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनको ये देखना है कि कोई जो कानून है वो संविधान की मूल्यों के हिसाब से सही है कि नहीं है। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो एनविजन करके गए थे उसके हिसाब से ये लॉ या कानून बनाया गया कि नहीं बनाया गया, तो उसको टेस्ट करने के लिए भी डीपीएसपी का, उनको एसेस करने के लिए, लॉस को एसेस करने के लिए भी डीपीएसपी का यूज किया जाता है बाय द जुडिशरी। ठीक है, ये नोवेल फीचर्स हैं यानी नवीन विशेषता हैं, एंड दे रिजेंबल द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन एज कंटेन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। ऐसा अंबेडकर जी का कहना था। अंबेडकर जी का क्या कहना था, ये एक तो नोवेल फीचर्स हैं, नवीन विशेषताएं, और ये रिजेंबल करते हैं यानी भारत सरकार 1935 में जो अनुदेश के साधन से मिलती जुलती हैं ये। अब देखो था क्या कि एक एक्ट आया था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 जिसको बोलते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935। उसमें कुछ डायरेक्शन दिए गए थे वॉइस रॉय को कि सुनो वॉइस रॉय, तुमको ये करना है लोगों के लिए। उसी तरीके से अंबेडकर जी का कहना था कि ये यहाँ पे जो डीपीएसपी है ये डायरेक्टिव्स दिए गए हैं, जैसे उसमें दिए गए थे वॉइस रॉय को, तो यहाँ दिए गए स्टेट को, एक तरीके से सरकार को, कि तुम्हें ये सारी चीजें करनी है। डीपीएसपी हैव मॉरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शंस। डीपीएसपी के पास नैतिक और राजनीतिक प्रतिबंध है। मतलब ये क्या मॉरल और पॉलिटिकल सैंक्शन है। देखो मॉरल और पॉलिटिकल सैंक्शन का मतलब ये है कि मॉरल तो इस तरीके से है कि जैसे कि तुम्हारे मम्मी पापा चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि तुम नशे ना करो, तुम पढ़ाई पर ध्यान लगाओ, तुम अच्छी अच्छी चीज़ें करो, तुम लाइफ में आगे बढ़ो। तो तुम्हारी मॉरल ड्यूटी बनती है कि अगर तुमको मम्मी पापा ने पढ़ाने के लिए भेजा है कहीं पे, या फिर तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस हैं, तो उनकी एक्सपेक्टेशन पे तुम खरे उतरो। अब नहीं उतरोगे तो उनका कोई चला नहीं जाएगा और ना इतना वो कोई रोक पाएंगे। तुम रोक थोड़ी ना पाएंगे, अगर तुमने ठानी लिया कि नहीं अपन तो बर्बादी के रास्ते पे चलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, तो इतना तो कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर तो क्या ही कर पाएंगे वो। लेकिन एक मॉरल ड्यूटी है आपकी, यार नहीं यार वो उनका ऐसा मानना है और उनके जो उम्मीदें उन पर खरा उतरना है। तो उसी तरीके से ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की उम्मीदें हैं कि ये इस तरीके से हमारा होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। ना भी करोगे, सरकार अगर ना भी करेगी तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा, मतलब ऐसा कोई वो नहीं है कि नहीं क्यों नहीं कर रहे हो, इस तरीके से रोक तो पाएंगे नहीं, लेकिन ये आपकी मॉरल ड्यूटी होनी चाहिए। पॉलिटिकल सैंक्शन इस तरीके से है कि लोगों को भी पता है कि हाँ ये अच्छी चीज़ें हैं, क्यों, क्योंकि लोगों ने भी मतलब ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का मानना था कि लोग भी पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को, जानेंगे डीपीएसपी क्या है, और उसके हिसाब से पॉलिटिकल वोट देंगे लोगों को कि देखें यार ये लोग डीपीएसपी को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। डीपीएसपी में लिखा है राइट टू वर्क एजुकेशन, यानी कि शिक्षा देनी है लोगों को और काम देना है, रोजगार देना है, तो लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का मानना था कि लोग देखेंगे और फिर पॉलिटिकल सैंक्शन होगा, लोग इनको पॉलिटिकली अकाउंटेबल ठहराएंगे कि उसी बात में हम आपको वोट देंगे। लेकिन लोग तो ठहरे परदेसी, वोट क्या देंगे ये आप खुद सोचो, वोट क्या देंगे लोग, वोट किस मुद्दे पे दिया जाता है वोट, तो वोट दिया जाता है किस मुद्दे पे, ये हमारी जात का है कि नहीं, हमारा धन का है कि नहीं है, तो उस पर दिया था। खैर उस पर हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन
आप शायद समझ गए कि मॉरल और पॉलिटिकल सैंक्शन का मतलब क्या है। अब कमेंटबाजी भी खूब हुई इसमें, जिस तरीके से हमने देखा था हमारे फेडरेशन पे खूब कमेंटबाजी हुई थी। ग्रैनविल ऑस्टिन ने कुछ बोला था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, केसी वेरे ने बोला था क्या क्वाज़ी फेडरल, है ना। चलो चलो भाई तो आगे बढ़ते हैं। मॉरल परसेप्ट्स फॉर द अथॉरिटीज ऑफ द स्टेट, ऐसा बी एन राव जी का कहना था। ठीक है, तो बी एन राव जी का ऐसा कहना था। बी एन राव, बेनेगल नरसिंह राव कौन थे? ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर या लीगल एडवाइजर थे, संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, तो दीज आर द मॉरल परसेप्ट फॉर द अथॉरिटीज ऑफ स्टेट, राज्य के अधिकारियों के लिए नैतिक अवधारणाएं हैं ये। ठीक है, राज्य के अधिकारियों के लिए नैतिक अवधारणाएं, मॉरल परसेप्ट्स हैं फॉर द अथॉरिटीज ऑफ द स्टेट। ठीक है, एक तरह की मॉरल ड्यूटी है। ग्रैनविल ऑस्टिन ने बोला था कि मतलब अथॉरिटीज ऑफ स्टेट के लिए मॉरल ड्यूटीज हैं, वो हमने देख लिया। ठीक है, कॉन्शियंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान की आत्मा है। और उन्होंने ये भी बोला था फर्दरिंग द गोल ऑफ सोशल एक्सक्लूजन, यानी कि जो सोशल एक्सक्लूजन है, लोगों के बीच में डिवीजन, उसको और कम करेगा ये जो डीपीएसपी है। फिर केटी शाह का कहना था चेक पेबल बाय द बैंक एट इट्स ओन कन्वीनियंस, यानी कि ये उस तरीके का चेक है जो कि बैंक की कन्वीनियंस पे पेबल है, कि बैंक का मन होगा तो वो देगा या तो नहीं देगा। बैंक का मन है तो उसको चेक को सैंक्शन करेगा, आपके खाते में पैसे आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। वो बैंक की कन्वीनियंस पर डिपेंड करता है। एंड केसी वेरे का कहना था मैनिफेस्टो ऑफ एम्स एंड एस्पिरेशन, लक्ष्यों और आकांक्षाओं का एक घोषणा पत्र ही है, ऐसा वीरे जी का कहना था। अब आते हैं 36 से लेकर 51 तक। तो आप अगर रिकॉल करें तो हमने देखा था कि 12 से 35 तक हमारे मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स दिए हुए थे, लेकिन 12 और 13 में कोई अधिकार नहीं लिखा हुआ था, उनकी शुरुआत 14 से हो रही थी। उसी तरीके से 36 से लेकर 51 तक में डीपीएसपी तो है, लेकिन 36 और 37 में कोई डीपीएसपी नहीं लिखी हुई है। तो क्या लिखा हुआ है? जैसे वहां 12 में क्या लिखा हुआ था, स्टेट का डेफिनेशन, तो वैसे यहाँ 36 में लिखा हुआ है स्टेट का डेफिनेशन। और मजे की बात यह कि इसमें लिख दिया कि वही है स्टेट का डेफिनेशन जो पार्ट 3 में बताया था। तो हमारा काम कम हो गया, हमें कुछ अलग से नहीं पढ़ना कि स्टेट में क्या आता है। तो स्टेट में क्या आ जाएगा? लेजिस्लेचर आ जाएगा, सेंटर का भी स्टेट का भी, गवर्नमेंट आ जाएगी सेंटर की भी स्टेट की भी, और लोकल गवर्नमेंट भी, पंचायत और नगर पालिका, ये सब भी आ जाएंगी। अगर और कोई गवर्नमेंट एजेंसी जो गवर्नमेंट के लिए काम कर रही है वो भी आ जाएगी। तो ये सब स्टेट के अंदर आ जाते हैं, जो कि हमने पहले भी देखा था, ऑल ऑफ दी अबव। फिर 37, तो वहाँ 13 में क्या था कि कोई भी कानून बनाया गया जो फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध होगा, यानी कि मौलिक अधिकार के विरुद्ध होगा, तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। यही पढ़ा था 13 में कि अगर कोई भी इस तरीके का कानून बनाया गया, चाहे केंद्र बनाया, चाहे राज्य बनाए, चाहे वो एक टेम्पररी लॉ ही क्यों ना हो, अगर वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, समझ रहे हैं, तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। अब 37 में क्या है? अभी तुमने बार बार मुझे सुना होगा चेक पेबल एट द कन्वीनियंस ऑफ बैंक, या फिर कि मॉरल सैंक्शन है कर देना, वैसे भी हाँ कि मॉरल सैंक्शन है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स चाहते थे ऐसा हो, ना भी करोगे तो क्या ही कर लेंगे वो। क्यों? क्योंकि ये आपके नॉन जस्टिसिएबल नेचर के हैं, यानी आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, और ना ही जो जुडिशरी है हमारी वो किसी लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी सिर्फ इस ग्राउंड में कि वो डीपीएसपी को फॉलो नहीं करता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि 13 वाला जो आर्टिकल नंबर 13 था वो ये बताना चाह रहा था कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो तो जस्टिसिएबल हैं, यानी आप अगर आपने ठीक से नहीं बनाया तो वो कोर्ट जो कोर्ट है जुडिशरी उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। यहाँ तक कि आर्टिकल 32 हमें स्पेसिफिकली बता रहा था, अनुच्छेद 32, कि आप कोर्ट जा सकते हैं। यहाँ आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, कि आपको राइट टू वर्क है, रोजगार का अधिकार है, तो आपके पास रोजगार नहीं तो आप कोर्ट चले जाएंगे और कोर्ट आपको न्याय दे देगा, नहीं। क्यों? क्योंकि ये स्टेट को ड्यूटीज दी गई हैं या डायरेक्शंस दिए गए कि आप ऐसा ऐसा करो। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को ही पता था हमारे पास इतने तो रिसोर्सेज है नहीं, अंग्रेज दबा के लूट के गए, हम कोई डेवलप्ड कंट्री तो है नहीं कि जितनी चीजें लिखी हैं सारी ये लोग जो हमारी गवर्नमेंट से सब कुछ दे देंगी, सब कुछ ही ऑफर कर देंगे लोगों को। और क्योंकि अब हमारी लिमिटेशंस हैं तो इसलिए इसको हम जस्टिसिएबल नहीं बना सकते हैं, नहीं तो हर कोई कोर्ट में खड़ा रहेगा कि हमें ये नहीं है, हमें रोजगार नहीं है, वो नहीं है। बस हम इनको स्टेट को बता जाते हैं कि भाई हम ये चाहते हैं, इस तरीके से हमारा देश आगे बढ़े और इस तरीके से हमारा एक लोक हितकारी राज्य बने, वेलफेयर स्टेट बने। ठीक है, सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल व्हेन मेकिंग लॉज एंड पॉलिसीज, ये उनकी ड्यूटी है, लेकिन ये नॉन जस्टिसिएबल, कोर्ट नहीं जा सकते। 36 और 37 में क्या लिखा है समझ आ गया? अब एक्चुअली जो डीपीएस पे शुरू है वो 38 से शुरू है, वो अनुच्छेद नंबर 38 से शुरू है। तो देखते हैं क्या है। अभी सिर्फ आपको समझना है, ये मत फोकस करना कि सर याद कैसे होगा इतने सारे वो, है ना, तो याद हो जाएगा, याद मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स से भले आपको याद हुआ ना याद हुआ, लेकिन ये तो याद हो जाएगा। ठीक है, कहानी बताएंगे, उस कहानी से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हम पढ़ा रहे हैं डीपीएस पे चल रहा है, कमेंट सेक्शन में अलग रोला चल रहा है, सर यू आर फेमिनिस्ट और नॉट, ये कर लें पहले। वाई 36 इज मेड इफ इट इज सेम, ये इसलिए बनाया गया ताकि तुम्हें से कुछ लोग होते हैं ना, जैसे मैंने भी क्यों ही बताया तुमको, मैं जैसे 36 में बोल देता कि वही डेफिनेशन है जो पिछले क्लास में पढ़ाए थे कल वाला, तो मैंने क्यों बताया सेंट्रल, क्योंकि मुझे पता था होंगे ऐसे लोग जो आज ही आए होंगे पढ़ने, आज तक वो कल की क्लास उन्होंने ली नहीं होगी, सीधा यहीं से वो स्टार्ट कर रहे होंगे, तो इसलिए मैंने बताया। उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में कसो पता था, होंगे कुछ लोग जो पार्ट 1 से नहीं पढ़ेंगे, सीधा आके टपकेंगे पार्ट 4 में, तो उनको बता तो दें कि भैया वही डेफिनेशन है जो वहाँ लिखी हुई है, तो देख लो उसको एक बार जाके, समझ रहे हो। हाँ, तो 38 पे आते हैं, स्टेट टू सिक्योर। अभी अगेन रटने की कोशिश मत करना कि हम जल्दी से रट लें, आर्टिकल 38 में क्या लिखना वो हम बता देंगे आपको, ठीक है, वो याद हो जाएगा आपको। स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर स्टेट ऑफ द पीपल, मतलब ये एक तरीके से लोक हितकारी राज्य बनाने की बात करता है कि भाई लोगों का वेलफेयर करना है। कैसे? स्टेट मस्ट प्रमोट पीपल्स वेलफेयर बाय इंश्योरिंग जस्टिस देना लोगों को, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, 3 तरीके के जो हमने देखा था, प्रीएम्बल में लिखा हुआ था। अब आपको बताना है कमेंट्स में कि जस्टिस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया इनको। इट शुड ऑल्सो रिड्यूस इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी। तो 38 का जो क्लॉज ए है वो बात करता है कि पीपल लोगों का वेलफेयर करना और जस्टिस इंश्योर करना, जस्टिस देना, लोगों को न्याय देना है। फिर बाद में 1978 में एक अमेंडमेंट होता है 44th अमेंडमेंट, और उसमें एक और चीज ऐड करी गई कि हमें असमानता को घटाना है, हमें इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है। किस चीज में इनइक्वालिटी? इनकम में, स्टेटस में, फैसिलिटी में, अपॉर्चुनिटी में, यानी कि आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानता को घटाना है। इनइक्वालिटी क्यों? ठीक है, कि किसी के पास ज्यादा फैसिलिटीज है, किसी के पास कम, किसी के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, किसी के पास कम, तो ये सब ना होना चाहिए। सबको ये कोशिश करना है कि सबको समान अवसर मिले, ठीक है, असमानता कम हो, आय में भी, यानी इनकम में भी, इनकम भी ऐसा नहीं किसी की बहुत ज्यादा है किसी की बहुत कम,
ठीक है, हर चीज़ में हमें असमानता को कम करना है, स्टेटस, फैसिलिटी, इनकम, अपॉर्चुनिटी, इन सब में। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, और सिर्फ इंडिविजुअल्स के बीच में इनइक्वालिटी को कम नहीं करना है, ग्रुप्स के बीच में भी। ठीक है, ग्रुप्स के बीच में भी इनइक्वालिटी को कम करना है। ठीक है, एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल के बीच में तो कम ही करना है। एक मान लो कोई ग्रुप है, कोई एक समूह, कोई एक वर्ग है, उसके और दूसरे वर्ग के बीच में जो असमानता, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि एक मान लो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, एक है मान लो कि एससी कैटेगरी के लोग हैं। ठीक है, तो मान लो ये एक दो हमने ग्रुप मान लिए, तो इनके बीच की जो भी इनइक्वालिटी है उसको भी हमें करना है, इंडिविजुअल्स के बीच तो कम करना ही करना है। ठीक है, देन आते हैं 39 पे। अब इसमें हमें देखने को मिलेंगे 6 क्लॉज, 6 क्लॉज देखने को मिलेंगे। जिस तरीके से हमने आर्टिकल नंबर 19 में देखे थे ना, 6 थे, 6 राइट्स मिले हुए थे, उसी तरीके से आर्टिकल नंबर 39 में हमें 6 क्लॉज यहाँ पर पढ़ने हैं। सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय स्टेट, स्टेट शुड वर्क टू इंश्योर, तो स्टेट को काम करना है किन चीज़ों को इंश्योर करने के लिए? पहला, लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन, सभी नागरिकों के लिए आजीविका। व्हाट डज लाइवलीहुड मीन्स? लाइवलीहुड, आजीविका का मतलब ये होता है कि जिससे वो अपना जीवन यापन कर सकें, उसको बोलते हैं लाइवलीहुड। ठीक है, लिवलीहुड, जैसे कि मैं मान लो काम कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये मेरा लाइवलीहुड है, इससे मेरा जीवन यापन चल रहा है। दूसरा है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर द कॉमन गुड, सामान्य भलाई के लिए संसाधनों का उचित वितरण होना चाहिए। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, सही तरीके से जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, संसाधन जो भी हैं। ठीक है, अवॉइडिंग कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड प्रोडक्शन, धन और उत्पादन के संकेंद्रण से बचना है। ऐसा ना हो कि पूरी जो वेल्थ है सिर्फ, जैसे आज क्या है, आज है इनइक्वालिटी। ठीक है, ऑक्सफैम जो है इनइक्वालिटी रिपोर्ट को पब्लिश करता है और वो हमें बताता है, ठीक है, वो हमें क्या बताता है? वो हमें बताता है कि ठीक है, जो टॉप 1% है, ठीक है, इंडिया में अगर हम बात करेंगे, जो टॉप 1% है उसने मैक्सिमम वेल्थ होल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, यानी आप ये मान लो कि टॉप का 80%, सॉरी टॉप का 1% 80% ऑफ वेल्थ को होल्ड करके रखता है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा, सॉरी 80 नहीं तो आई थिंक कुछ इस तरीके से ऑक्सफैम का डेटा, मतलब तो आई थिंक 2024 में डेटा आया था, नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो जो 1% है, टॉप का 1%, टॉप का 1% मतलब पैसे में रिचनेस की अगर बात करूँ तो 40% से भी ज़्यादा वेल्थ है उसके पास पूरे देश की। और जो एकदम बॉटम का 50% है, एकदम बॉटम का 50%, उसके पास सिर्फ 3% वेल्थ है। तो इतनी इनइक्वालिटी है। ठीक है, तो उसको कम करना है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। अगर इक्वल वर्क कर रहे हैं तो इक्वल सैलरी भी, इक्वल वेजेस भी उनको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आदमी को ज़्यादा तनख्वाह मिल रही है और औरत को कम, इस तरीके से। ठीक है, ई प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स हेल्थ एंड चिल्ड्रन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, श्रमिकों के स्वास्थ्य और बच्चों को शोषण से बचाना है। वर्कर की हेल्थ प्रोटेक्ट करके रखनी है और चिल्ड्रंस को एक्सप्लॉयटेशन, शोषण से बचाना है। प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए उचित विकास के अवसर पैदा करने हैं। ठीक है, अब इसको हम याद कैसे रखेंगे? इसका भी यहाँ यहीं पे देख लो, LDC गोज टू PHC, तो एक इस तरीके से याद कर लो, एक लोअर डिवीजन क्लर्क है जो कि एक पब्लिक हेल्थ सेंटर में काम करता है, तो LDC गोज टू PHC। तो L से लाइवलीहुड हो जाएगा, D से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्स हो जाएगा, C से कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो जाएगा, P से इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हो जाएगा, H से हेल्थ, वर्कर की हेल्थ एंड चिल्ड्रन हो जाएगा, एंड C से हो जाएगा यहाँ पर चिल्ड्रन, प्रॉपर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर चिल्ड्रन। तो LDC गोज टू PHC। आपको क्लॉज बाई क्लॉज याद हो जाएगा आर्टिकल नंबर 39 कि भाई आप आंख बंद करेंगे तो आपको L से क्या नजर आएगा? लाइवलीहुड, D से डिस्ट्रीब्यूशन, C से कंसेंट्रेशन, P से इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, पे नजर आएगा। ठीक है, H से हेल्थ, वर्कर की हेल्थ, ठीक है, और उनकी स्ट्रेंथ, एंड C से चिल्ड्रन। ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर हमें अपॉर्चुनिटीज को डेवलप करना है, किसको? स्टेट को। अब आते हैं 39A पे। ठीक है, ये है 39A, अनुच्छेद 39 का। दिस टॉक्स अबाउट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द पुअर एंड वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी गरीब एवं कमजोर वर्ग को समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता देनी है। अब इसमें जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ कि किस तरीके से स्टेट हमारा जो DPSP उनको फॉलो करता है। ठीक है, DPSP इसको फॉलो करता है। तो अभी आपका लोक अदालत चलती है, लोक अदालत में क्या है? ठीक है, लोक अदालत में तुरंत आपका जो है डिस्प्यूट सॉल्व होता है। ठीक है, नालसा के तहत आप के अगर पास वकील नहीं है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं? फ्री लीगल एड, यानी फ्री वकील आपको मिलेगा। वो बात अलग है कि वो काम चलाऊ टाइप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, लोक अदालत के थ्रू आपको फ्री लीगल एड दी जाती है। अब लोक अदालत का गठन कैसे हुआ? तो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, एक अथॉरिटी उसको ऑर्गेनाइज किया गया और उसके थ्रू लीगल सर्विसेज जो एक्ट आया था, पार्लियामेंट ने पास किया था, लीगल सर्विसेज एक्ट, उसके थ्रू जो है लोगों को मुफ्त में कानूनी सहायता दी जाती है, निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाती है। तो एक तरीके से उस एक्ट को लाके, उस अधिनियम को लाके हमारे स्टेट ने, हमारी सरकार ने किया क्या? आर्टिकल नंबर 39A को एक तरीके से उसको फुलफिल किया, उस अपने DPSP को फुलफिल किया। ठीक है, लोगों को फ्री लीगल एड देनी है और इक्वल जस्टिस दिलाना है, जो पुअर और वीकर सेक्शन है। देन 40 बात करता है विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करने की, ग्राम पंचायतों का संगठन करना है। अब ये कैसे फुलफिल किया हमारे स्टेट ने? तो 73rd अमेंडमेंट हम पढ़ेंगे, 73वां संविधान संशोधन पढ़ा भी था हमने, जब मैंने आपको 11वीं अनुसूची पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि 73वां संविधान संशोधन को 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, 73rd अमेंडमेंट से, जो कि पंचायत के बारे में बात करता है। यानी कि ये अमेंडमेंट करके और पंचायत को हर स्टेट के लिए मैंडेटरी बना देना, लागू करना। ठीक है, लागू करने के लिए वो एक तरीके से हमारे स्टेट ने आर्टिकल नंबर 40 के तहत जो DPSP है उसको फुलफिल किया। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 41 अनुच्छेद 41, ये बात करता है राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टन केसेस, कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार। यानी कि इसमें राइट टू वर्क भी है, राइट टू एजुकेशन भी है और पब्लिक असिस्टेंस भी है। राइट टू एजुकेशन आर्टिकल नंबर 21 के तहत एक फंडामेंटल राइट भी है, मौलिक अधिकार भी है, और यहाँ पर 41 में एक DPSP भी है। तो इसमें राइट टू वर्क है, एजुकेशन है और पब्लिक असिस्टेंस है। ठीक है, ओके।
आगे बढ़ें तो राइट टू वर्क समझ में आ गया। देन जस्ट एंड ह्यूमन वर्किंग कंडीशंस एंड मैटरनिटी लीव 42 में है कि जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, जहाँ पे मजदूर काम कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर जस्ट और ह्यूमन कंडीशन होनी चाहिए, यानी कि जो कार्य की परिस्थितियाँ हैं वो अच्छी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बहुत ही गंदी कंडीशंस में वर्कर्स को काम करना पड़ रहा है, वो चीज़ को इंश्योर करना है। इसके लिए लेबर लॉज हमारी सरकार लाई। मैटरनिटी लीव क्या होता है? मैटरनिटी लीव होता है कि जो विमेन होती हैं, जो काम करती हैं, तो उनको जब वो प्रेग्नेंट हैं, जब उनका बेबी होता है तो उनको लीव देनी है। इसके लिए मैटरनिटी लीव एक्ट भी है 1961 का, 1961 का मैटरनिटी लीव एक्ट है, जिसमें कि 28 वीक्स की मैटरनिटी लीव का प्रावधान है पहले 2 बच्चों के लिए। ठीक है, पहले 2 बच्चों के लिए 28 वीक्स। ठीक है, और 8 वीक बिफोर दी बर्थ ऑफ बेबी, मतलब जो होता है ना कि हाँ ठीक है 9th मंथ से पहले, मतलब 2 महीने पहले उनको लीव मिलनी चाहिए। तो ये सब मैटरनिटी रिलीफ एक्ट में 1961 में लिखा हुआ है। ठीक है, अब कई जगहों पे फॉलो नहीं होता है बिकॉज इंडिया में जो इकोनॉमी है मोस्टली 90% वो इनफॉर्मल सेक्टर की है। अब ये फॉर्मल सेक्टर इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है वैसे तो डेप्थ में हम पढ़ेंगे जब इकोनॉमी पढ़ रहे होंगे, लेकिन ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि फॉर्मल सेक्टर वो होता है जो रजिस्टर्ड होता है गवर्नमेंट के अंडर में, और इनफॉर्मल वो होता है जो गवर्नमेंट के तहत रजिस्टर्ड नहीं है। तो मैटरनिटी लीव का प्रावधान 1961 में लाया गया था 28 वीक्स के लिए, पहले 2 बच्चों के लिए मैटरनिटी लीव का प्रावधान है। तो ये इस तरीके से इस डीपीएसपी को फुलफिल किया हमारे स्टेट ने। देन 43 बात करता है किसकी? लिविंग वेजेस एंड डिसेंट वर्किंग कंडीशंस। यहाँ पे तो ये तो हो गया जस्ट एंड ह्यूमन वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए, मैटरनिटी लीव होनी चाहिए, लेकिन जीविका मजदूरी मिलनी चाहिए, इतना सैलरी मिलना चाहिए, इतना भत्ता मिलना चाहिए कि उससे जीवन यापन भी चल सके, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन 43A बात करता है वर्कर का पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी होनी चाहिए। अब कोई भी, इसका मतलब ये है कि जैसे इंडस्ट्री के जो वर्कर्स हैं, ठीक है, उनसे पूछ के डिसीजन लेना चाहिए। कोई भी जो भी डिसीजन लिया जाए उनसे पूछ लिया जाए, उनकी उसमें भागीदारी हो। इसीलिए आपने देखा होगा लेबर यूनियन, आपने सुने होंगे लेबर यूनियन इसीलिए बनाए जाते हैं सो दैट उनका भी वर्क जो इंडस्ट्री है उसके मैनेजमेंट में रोल हो, वो अपनी बात को रख सकें आगे। ठीक है, तो वो यहाँ पर 43A में है कि भाई जो उद्योग है उसके प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी भी होनी चाहिए। 43 किस अमेंडमेंट से किसको जोड़ा गया वो बाद में देखेंगे, वैसे आप यहाँ पे सब लिखा हुआ है आप देख सकते हैं साथ साथ, लेकिन इसको लास्ट में आपको समराइज भी करूंगा आपको। ठीक है, चिंता मत करिए। देन 43B बात करता है फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी या प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपको बताया था, एग्जांपल भी दिया था, जैसे अमूल है कोऑपरेटिव सोसाइटी, जहाँ पे कोई एक ओनर नहीं होता है, जो वर्कर होते हैं वही ओनर होते हैं, सारे लोग कुछ लोग मिलकर आते हैं और एक इंडस्ट्री बनाते हैं, सोसाइटी बनाते हैं और कॉमन गुड के लिए एक तरीके से काम करते हैं वो, तो उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं। यहाँ तक किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकता है किसी आर्टिकल में। कतई नोचा। अगर 2 से ज़्यादा होंगे तो मिलना चाहिए। 2 से ज़्यादा में भी मिलता है, मैं पहले 2 बच्चों के लिए बताया हूँ, 2 से ज़्यादा में मिलता है, ऐसा नहीं मिलता है। अच्छा, तुम्हारे हाथ पे क्या था? लर्न कैसे रखना वो बताते हैं अभी ना, बताते हैं, चिंता मत करो, बताते हैं। समरी हमरी सब करेंगे, रुक जाओ भी, रुक जाओ, तुरंत समरी चाहिए, समरी करा दो जल्दी से इनको, चलो कर लो फिर, अभी तक तुमको समरी की वो है तो। देखो, एक लड़का था, राजा नहीं था बेटा, हर कहानी में जो है राजा रानी की नहीं होती है। ठीक है, हाँ, तो एक लड़का था, IAS की तैयारी कर रहा था। उसको एक था कि भाई लोगों का जो है वेलफेयर के लिए मुझे काम करना है, IAS बन जाऊंगा, लोगों के लिए वेलफेयर काम करूंगा, या फिर मान लो कि कोई नेता वेता है जो भी है, तो उसको लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना था। ठीक है, उसने तैयारी की, लेकिन अब सबका तो नहीं हो जाता सिलेक्शन, नहीं हुआ सिलेक्शन। लोगों का ध्यान सुना स्टोरी, हाँ, लोगों का उसको क्या करना था? वेलफेयर करना था। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करनी थी, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया उसका IAS में। लेकिन इसका गोल है लोगों को अच्छा बनाना, ठीक है, वेलफेयर करना, वो तो अपना गोल परफॉर्म करेगा। अब वो IAS तो नहीं बन पाया, वो एक पब्लिक हेल्थ सेंटर का लोअर डिवीजन क्लर्क बन गया, वो एक LDC बन गया, PHC में क्लर्क बन गया। कहाँ? पब्लिक हेल्थ सेंटर। पब्लिक हेल्थ सेंटर कहाँ होता है? गाँव में होते हैं गाँव में। तो उसने सोचा इससे अच्छी जगह क्या? गाँव है, गाँव से अच्छी जगह क्या जहाँ पर मैं लोगों का वेलफेयर कर सकूँ। हाँ, तो उसने सबसे पहले जब गांव के लोगों का वेलफेयर करना चाहा तो उसने देखा ये जो गांव वाले हैं आपस में लड़े मरे जा रहे हैं, कहीं प्रॉपर्टी का विवाद है, किसी ने कहीं बकरी बांध ली तो उसमें लड़े जा रहे हैं, उसका विवाद चल रहा है, इनका किसी ने किसी की बकरी चोरी हो गई उसका विवाद चल रहा है, इनसे आपस में लड़े जा रहे हैं। तो पहले तो और फिर उसने क्या किया, उसने पहले तो सोचा कि इनके विवाद सुलझाओ। अब विवाद कैसे सुलझाओ? इनको पहले फ्री लीगल एड दो, विधिक सहायता दो इनको फ्री में, तभी तो इनके झगड़े सुलझेंगे, कोर्ट में जो चल रहे हैं सुलझ गया झगड़े। पंचायत ऑर्गेनाइज करी उसने कि आओ भैया सभी लोग, ये पंचायत जो बनाई गई है इससे कुछ फायदा बिठाओ, आओ सभी लोग जितने भी पंचायत के लोग हैं। एक्चुअली में ऐसा होता है, ग्राम सभा की मीटिंग्स होती हैं, ग्राम सभा में सारे लोग जो जो लोग वोट देने का काबिल होते हैं, जो मतलब जिनका इलेक्टोरल रोल में नाम होते हैं, वो सारे लोग आते हैं, ग्राम सभा की मीटिंग होती है, एक्चुअल में बात है, ठीक है, ट्रू है। तो उसने बुलाया, पंचायत ऑर्गेनाइज करी, कि पंचायत बिठाई, उसने कहा कि आओ सभी लोग डिसाइड करते हैं किस तरीके से गाँव का उत्थान कर सकते हैं हम लोग। तो गांव के लोगों ने बोला भाई काम वाम नहीं है, लड़के पढ़ नहीं पाते हैं, हमें काम नहीं है, जब बच्चे पढ़ नहीं पाते तो हम बड़े होते हैं फिर काम मिलता है। तो उसने सबसे पहले एजुकेशन भी दिया बच्चों को और काम भी दिया, और ये भी बोला कि जहाँ पे असिस्टेंस चाहिए सहायता बताना हम देंगे। ठीक, ये लोग को काम दिया, फैक्ट्री एक्ट्री में जाने लगे सुबह झोला उठा के साइकिल में कैरियर में बांध के। फिर उन्होंने आगे बोला उससे LDC से कि यार जहाँ काम करते हैं ना वहाँ कंडीशन बड़ी अच्छी नहीं है। तो उसने क्या किया LDC ने, उसने जस्ट एंड ह्यूमन वर्किंग कंडीशन दी है, यानी कि कार्य करने वाली परिस्थितियाँ होनी चाहिए, अच्छी कंडीशन होनी चाहिए, सो दैट वो लोग उन अच्छी कंडीशन में काम करें, और वुमेन के लिए मैटरनिटी लीव का कॉन्सेप्ट लेके आए वो। उसके बाद उसने जो है वर्कर का ये कहना था कि मालिक
इतना खर्चा हो गया है तो एक काम ये भी कर दो कि वर्किंग कंडीशन तो है ठीक है, जहाँ काम करते हैं, लेकिन पैसा बहुत कम देता है मालिक, थोड़ा पैसा हो जाता तो ठीक रहता। तो उसने जो है क्या इंश्योर किया, लिविंग वेज मिलना चाहिए लोगों को। लिविंग वेज मतलब जिससे उनका क्या हो, जीवन यापन हो सके सही से। लिविंग वेज, जीविका मजदूरी मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं कि पूरे दिन काम करवाया और दिए कितना, 200 रुपये, ठीक है। तो लिविंग वेज मिलना चाहिए। फिर वर्कर है, उन्होंने बोला कि मालिक इतना खर्चा हो गया है, थोड़ा सा और कर देते, अब तुम तो यहाँ रहोगे नहीं जीवन भर, तुम्हारा हो जाएगा ट्रांसफर, फिर तुम्हारे जैसा भला आदमी तो आएगा नहीं यार कोई, तो एक काम है कुछ ऐसा कर दो हमारे लिए कि हमारी डिपेंडेंसी किसी पे खत्म हो जाए, अब तुम चले जाओगे तो फिर हम किसका दरवाजा खटखटाएंगे। तो उसने इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में उनका रोल को ही उसने इंश्योर कर दिया कि भाई वर्कर से पूछे बिना कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा, निर्णय नहीं लिया जाएगा। कैसा निर्णय कि अब से इतने घंटे काम करना है, अब से ड्रेस पहन के आना है, या लंच का टाइम कम होगा, तो इस तरीके के डिसीजन बिना वर्कर से पूछे लिए ही नहीं जा सकते हैं। तो वर्कर के पार्टिसिपेशन को इंश्योर कर दिया इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट में। और जाते जाते उसने क्या किया, कोऑपरेटिव सोसाइटी का इनको वो दे दिया, इनको फंडा बता गया कि सुनो कब तक इस इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट रहोगे, खुद का भी कुछ बना सकते हो, समझ रहे हो, खुद का भी कुछ बना सकते हो। कुछ लोग मिलो, जैसे कुछ लोग मिलो, अपना दूध इकट्ठा करो और उसको किसी किसी के साथ, अब एक लोग तो करोगे तो तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाएगी, सब लोग मिलकर करो, किसी को बांध लो कि तुम्हारा दूध ले जाएगा, सबका उसके लिए भी ठीक रहेगा, सबका दूध तुम्हारा इकट्ठा करके ले जाएगा, तुम लोगों को भी अच्छा पैसा मिल जाएगा। तो ये इंडस्ट्री में नहीं जाना पड़ेगा झोला टांग के, खत्म हो गई कहानी। अब आपको याद हो गया, कैसे याद हो गया, फिर से रिकॉल करते हैं, अब बिना देखे रिकॉल करेंगे, ठीक है। हेड्स ऑफ टू यू सर, यू आर ग्रेट। बेटा हेड्स ऑफ नहीं करना है, हेड ऑफ कर दोगे तो फिर कैसे चल पाएगा है। सर आप मूवी की स्क्रिप्ट लिखो आज। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। पहले तो ये बताओ कैसा लगा स्टोरी, फिर मैं आपको फिर से वहाँ से लेके आता हूँ। मालिक आईएएस तो बना नहीं ट्रांसफर, अरे भैया एलडीसी वगैरह का नहीं होता क्या ट्रांसफर, अब सचिव जी का नहीं होता ट्रांसफर है, इसको तो एलडीसी से प्राइम मिनिस्टर बना। अच्छा अच्छा ओके, चलो। अरे सर पब्लिक सर्वेंट, अच्छा अच्छा अच्छा, कोलकाता में तो गया क्या, चलो। अब हम यहाँ पे, अब आप आंख बंद करो सभी लोग, ठीक है। 38 पहले लोगों को वेलफेयर करना था, उसको लोगों का वेलफेयर, तो वेलफेयर लोग हितकारी राज्य बनाने की बात करता है, और दूसरा क्लॉज है मिनिमाइज करना इनक्वालिटी इन इनकम स्टेटस फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी। देन आते हैं 39 एल डी सी गोज टू पी एच सी लोअर डिवीजन क्लर्क, तो एल लेवलीहुड, डी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, सी कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, पी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, एच हेल्थ ऑफ वर्कर्स एंड सी अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। एलडीसी गोज टू पीएचसी। फिर एलडीसी ने किया गया था, गांव में गया था, गांव में पहले तो लोगों के विवाद सुलझाए, तो फ्री लीगल एड टू पुअर 39 ए। देन फिर पंचायत ऑर्गेनाइज करी 40, देन फिर पंचायत ऑर्गेनाइज करी तो फिर लोगों ने क्या बोला, काम दिला दो थोड़ा सा मालिक, तो राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस 41, ओके। देन 42 में क्या था कि मालिक वर्किंग कंडीशन ठीक करवा दो, मैटरनिटी लीव दिला दो हमारी महिलाओं के लिए, तो वो किया 42। देन मालिक इतना खर्चा हो गया है तो लिविंग वेज दिलवा दो 43। देन हमारा पार्टिसिपेशन इंश्योर कर दो मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज 43A, 44 नहीं। देन कुछ ऐसा बता दो मालिक कि हम अपना खुद का धंधा कर सकें 43B, कोऑपरेटिव सोसाइटी। खत्म, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी अब आते हैं 44 कितना इक्वल टाइम नहीं लग रहा, 4 दोनों जोड़वा भाई हैं, कितना यूनिफॉर्मिटी लग रही है दोनों में, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान से लग रहे हैं दोनों, है ही समान दोनों, तो समान नागरिक संहिता दी है 44 में। और हाँ आंखें खोल लो भैया, हाँ ऐसा नहीं कि आंखें बंद किए हुए हैं, वैसे तुम लोग इतने भोले तो नहीं हो गए लेकिन फिर भी, हाँ आइज खोल लो, हाँ। तो यूनिफॉर्म समान नागरिक संहिता, स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजंस अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। व्हाट डज यूनिफॉर्म सिविल कोड मीन्स, इट मीन्स जितने भी, अच्छा कल एक क्वेश्चन आया था अगर तुमको याद हो, आर्टिकल 44 मैंने बोला था कल, याद दिलाना क्वेश्चन है इस तरीके से। तो देखो इसमें ये बोलता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो कानून है, जो लॉज हैं, वो सब धर्मों के लिए एक समान लागू होंगे, चाहे तुम हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, चाहे कुछ किसी भी धर्म से हो, सेम कानून होगा। जैसे अभी अभी नहीं है क्या, कई जगहों में, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुसलमानों में, अभी मुस्लिमों में ट्रिपल तलाक नहीं है, लेकिन पहले तो था तलाक तलाक तलाक। तभी शायरा बानो आई, उनका कहना था कि हिंदुओं में तो सही है, हिंदुओं में तो सही है, पूरे जीवन भर एलिमनी देनी पड़ती है अगर डिवोर्स होता है तो, ठीक है, महिला के गुजारा के लिए भत्ता देना पड़ता है, एलिमनी बोलते हैं उसको, पूरे जीवन भर। यहाँ तो जो इद्दत पीरियड होता है, मुसलमानों में इद्दत पीरियड होता है, ठीक है। आई थिंक इद्दत पीरियड कुछ तो ऐसे 3 महीने टाइप होता है, कुछ ऐसा ही होता है, इद्दत पीरियड बोलते हैं उसको। क्या तलाक 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 बोला तो तलाक हो गया तुरंत, ठीक है, तुरंत तलाक हुआ, बस 3 बार बोलना है, और सिर्फ इद्दत पीरियड के दौरान ही एलिमनी देनी है, बाकी छुट्टी। तो शाहरा बानो का कहना था कि भाई ये कैसा, हिंदुओं की औरतों का सही है, उनके लिए तो है कि पूरे जीवन भर उनको, हमें हमें क्यों नहीं। इसने मेरे पति ने इतने साल हो गए शादी के, अब इसका मन हुआ है किसी और से शादी करने का, इसमें हमारी क्या गलती है। तो मतलब इस तरीके से उसमें था, तो समान तो का कानून नहीं था, अभी भी ज़्यादातर नहीं है। हिंदू का अलग से कई सारी चीज़ों में उनके अलग लॉज रहते हैं, मुसलमानों के अलग रहते हैं, इस तरीके से सब धर्मों का कुछ ना कुछ रहता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से ये होगा कि सारे धर्मों के लिए एक तरीके से कानून लागू होगा, दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक। तो ये चीज़ है। तो आर्टिकल नहीं, कहीं ना कहीं 25 को ये हिंडर करता है, क्योंकि आर्टिकल 25 है, फिर हम बोल सकते हैं जो रिलीजियस फ्रीडम है। रिलीजियस फ्रीडम हमें क्या बताती है कि हर धर्म को अपनी आज़ादी की अपनी तरीके से चीज़ों को करे, और यही बात उठाई थी मुस्लिम धर्म गुरुओं ने जब ट्रिपल तलाक वो हुआ था, इनवैलिडेट, ये सारी चीज़ें कि भाई ये हमारे धर्म की चीज़ है, आप इसमें दखलंदाजी क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्टली गोवा लिखा है, अच्छा। ठीक है, उत्तराखंड में देखो भैया, गोवा और उत्तराखंड का रहता है, कुछ लोगों को गोवा लगता है, कुछ लोगों को उत्तराखंड लगता है कि कहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड सबसे पहले लागू हुआ, तो उत्तर होगा इसका उत्तराखंड, ठीक है। अब गोवा का क्या लेना देना है तो वो समझ लो, ठीक है। गोवा का ये लेना देना है कि गोवा में सबसे पहले लागू तो हुआ था, लेकिन वो इंडियन लॉज के हिसाब से नहीं हुआ था, वो जो पोर्चुगीज़ है, यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले की बात है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगर इंडिपेंडेंट इंडिया में अगर बात करेंगे तो इट वुड भी उत्तराखंड, जहाँ पे अभी रिसेंट में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ। कहाँ पर,
उत्तराखंड में। गोवा का क्या सीन है मैंने आपको बताया, पोर्चुगीज वहाँ पर पहले रूल करे थे, तो पोर्चुगीज लॉ के हिसाब से वहाँ यूसीसी लागू हुआ था प्री इंडिपेंडेंस। ये पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर पहला स्टेट बात करेंगे तो उत्तराखंड होगा। अब आते हैं आर्टिकल 45 पे। 44 तक आपको आर्टिकल बाई आर्टिकल याद हो चुका है कि नहीं हो चुका है। अब 45 से आते हैं, बच्चे कितने हैं, 45, 40, 47, 48, 49, 50, 51। 45 क्या बात करता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर की एंड एजुकेशन की। आर्टिकल 21A में जो आज लिखा हुआ है राइट टू प्राइमरी एजुकेशन 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए, वही पहले आर्टिकल नंबर 45 में लिखा हुआ था। ठीक है, राइट टू प्राइमरी एजुकेशन 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए, ठीक है, यही पहले लिखा हुआ था कहाँ पे, आर्टिकल नंबर 45 में। लेकिन 86 अमेंडमेंट से क्या किया गया, इसका सब्जेक्ट मैटर बदल दिया गया, इसके सब्जेक्ट मैटर को यहां डाल दिया गया। तो इसमें क्या बदलाव किया गया कि 6 से 14 साल तक के बच्चों की शिक्षा को तो 21A देख रहा है, लेकिन 0 से 6 वाले उनका क्या होगा, तो 6 से नीचे, तो उनके लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर देना है, वो स्टेट का काम दे देते हैं। ये एक तरीके से 6 से 14 साल तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मिलना चाहिए, इसको एक क्या बना दिया हमने, इन्फोर्सिएबल राइट या जस्टिसेबल राइट बना दिया कि भाई अगर नहीं मिलेगी तो कोई कोर्ट भी जा सकता है। ये अर्ली चाइल्डहुड केयर, जैसे आपने सुना होगा आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी में बच्चों खिलौने आते हैं, हाँ, खाने के लिए राशन आता है, वो बात अलग है कि आंगनवाड़ी की महिलाएं को बच्चों तक पूरा सप्लाई नहीं हो पाता हो, ठीक है, लेकिन आता तो है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें आती हैं बच्चों के न्यूट्रिशन को इंश्योर करने के लिए, बच्चों को खेलने के लिए खिलौने वगैरह आते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं बिलो द 6 ईयर्स ऑफ एज। तो आंगनवाड़ी सिस्टम लाके एक तरीके से आर्टिकल 45 को ही तो इंप्लीमेंट कर रहा है हमारा स्टेट, ठीक है। तो 86 अमेंडमेंट ने इसका सब्जेक्ट मैटर चेंज किया और उसी ने 21A को ऐड किया था। 46 प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो जो SC ST या वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उनके अनुसूचित जाति जनजाति उनके और या कमजोर वर्ग है, उसके शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है, ये 46 बात करता है। 48 इसकी बात करता है कि एग्रीकल्चर को ऑर्गेनाइज करना है और एनिमल हस्बेंड्री को, ठीक है, कृषि को और अच्छा करना है, और जो पशुपालन संगठन है उसको और बेटर करना है, ठीक है, पशुपालन जो संगठन है उसको और बेटर करना है। और क्या प्रोहिबिट करना है, स्लॉटर ऑफ काउज, काव्स एंड यूजफुल कैटल, यानी कि जो गाय हैं, बछड़े और उपयोगी जो मवेशी हैं, उनके वध पर प्रतिबंध लगाना है। लेकिन क्या लगा है, दी आंसर इज नो, ठीक है, आपको ही पता है, जो गाय वगैरह होती हैं, ठीक है, गाय वगैरह होती हैं तो उनका दूध निकाला जाता है, और जब वो दुधारू नहीं होती हैं, दूध नहीं दे पाती हैं, उनको कसाई खाने भेज दिया जाता है कटने के लिए। क्यों, क्योंकि उसको फीड करने में खर्चा जो इतना आता है, ठीक है। वैसे जो पहले गाय पाली जाती थी आउट ऑफ लव केयर, ये सारी चीज़ें गाँव में रहती हैं ऐसे, लेकिन मोस्टली जो गाय हैं उनको सिर्फ दूध निकालने का एक जरिया माना जाता है, ठीक है। आपको पता है गलत तरीके से उनका बर्थ होता है, गलत तरीके से दूध निकाला जाता है ना, क्या क्या होता है, गंदी कंडीशन में वो बेचारी रहती हैं, और जैसे ही दूध देना बंद किया उनको कसाई खाने भेज दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। आर्टिकल नंबर 48 में ये सारी चीज़ें प्रोहिबिटेड हैं, मतलब ऐसा स्टेट को डायरेक्शन दिया गया है, ठीक है। 47 अगर बात करें, ये ड्यूटी देता है टू रेज न्यूट्रिशन, लिविंग स्टैंडर्ड एंड पब्लिक हेल्थ, पोषण, जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ाने का कर्तव्य दिया गया है कि न्यूट्रिशन रेज करना है, तभी आपको पता है मिड डे मील का कॉन्सेप्ट लाया गया, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाना और पब्लिक हेल्थ अच्छी करनी है। 48 में एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, ऐसा स्टेट को डायरेक्शन दिया गया। फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट एंड सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अगेन इसको भी 42 अमेंडमेंट से ऐड किया गया, लेकिन हम आपको बताएंगे अभी कैसे कैसे क्या किया गया, ठीक है। और ये भी DPSP याद करवाएंगे, चिंता मत करिए। 49 बात करता है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करने की, न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक करने की, ये स्टेट को डायरेक्शन दिया गया है, सो दैट ये अपने अपनी बाउंड्रीज में काम करें। याद करो, डिवीजन ऑफ पावर्स, डिवीजन ऑफ फंक्शंस, याद आया कुछ, याद आया कुछ, डिवीजन ऑफ फंक्शन, सेपरेशन ऑफ पावर, वही है ये। 51 आखिरी है, दैट इज टॉक्स अबाउट प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को, ठीक है, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बढ़ावा देना है। जस्ट एंड ऑनरेबल कंडीशंस मेंटेन करके रखनी है अपने नेबर्स के साथ, जो हमारे पड़ोसी हैं, ठीक है, उनके साथ जस्ट एंड विद आवर नेबर्स, ठीक है। जो है कॉमन आर्बिट्रेशन के थ्रू लोगों जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं उनको सुलझाना, एक तरीके से जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट चल रहे हैं उनको कॉमन आर्बिट्रेशन करके उन डिस्प्यूट्स को एक तरीके से इंटरनेशनल पीस को सिक्योर करना, तो इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी को प्रमोट करना और जस्ट एंड ऑनरेबल कंडीशंस मेंटेन करके चलनी है विद आवर नेबर्स। अब हमने 44 तक सर देख लिया था, अगर आपको याद हो, हमें 45 ऑनवर्ड्स देखना, याद करना है किस तरीके से हम इसको याद करेंगे, ठीक, ओके। 45 तो आई थिंक याद हो गया होगा आपको। 45 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अर्ली चाइल्डहुड केयर, ठीक है। 46 याद करते हैं। अब वही LDC की स्टोरी क्यों ना ले लें, वो LDC जो है उसने सोचा यार SC ST के लिए कुछ काम करते हैं, ठीक है, ओके, SC ST के लिए भी कुछ काम करते हैं, तो उनके इंटरेस्ट के लिए इसने काम करना शुरू किया, SC ST और वीकर सेक्शन के लिए। कैसे, उसने सबसे पहले तो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को क्या किया, एग्रीकल्चर सॉरी, पहले तो उसने क्या किया, उसने सबसे पहले उनका न्यूट्रिशन रेस करना चाहा, लिविंग स्टैंडर्ड रेस करना चाहा और पब्लिक हेल्थ। कैसे, इसी में ध्यान रखना 47 में लिखा है प्रिवेंट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स, प्रिवेंट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स। इंटॉक्सिकेंट क्या होता है, क्यों, इंटॉक्सिकेंट क्या होता है, अद्धा, दारू, ठीक है। तो जब उसने SC ST का वो करना का सोचा कि भाई ठीक है कुछ करते हैं,
इन लोगों के लिए। तो उसने पाया कि ये लोग जो है अभी बहुत ज़्यादा लिप्त हैं इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स में, ड्रग्स में, तो इनमें ये लिप्त हैं। तो इनमें ये लिप्त हैं, तो इनका क्या करना पड़ेगा, इनका न्यूट्रिशन रेज करना पड़ेगा। अब कैसे न्यूट्रिशन रेज होगा, अब इन लोगों को तो कुछ पीने की आदत पड़ी है, क्योंकि इन लोगों को कुछ पीने की आदत पड़ी है, तो एक काम करते हैं, एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइज करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो एनिमल्स रहेंगे तो वो नहीं पिएंगे इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स, क्या पिएंगे, दूध पिएंगे। फिर क्या पिएंगे, दूध पिएंगे। और दूध पिएंगे, एनिमल रखेंगे, तो भाई एग्रीकल्चर भी साथ साथ में कर लेंगे, मिक्स्ड फार्मिंग हो जाएगी इनकी, है ना। पढ़ाते जाओ, फिर मिक्स्ड फार्मिंग बोलते हैं जब आप एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री दोनों करते हो, और फिर उनको जानवरों को खिलाने के लिए चारा भी मिल जाएगा एग्रीकल्चर से। ठीक, अब ये तो क्या, अब दूध पी कुछ सोसाइटी के लिए भी करना है कि नहीं करना है, कि बस दूध पी के बैठे हुए बस मोटे हो गए एकदम, ऐसा तो नहीं है। एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करवाया उसने, फॉरेस्ट को बनाया उसने, वाइल्ड लाइफ को इंप्रूव किया, तो ये सारे काम करवाए उस एलडीसी ने। अब सारा ठेका उसने तो ले नहीं रखा है कि वो जुडिशियल एग्जीक्यूटिव को भी सेपरेट करेगा। ठीक है, तो ये दो, अच्छा एक तो इसमें मिसिंग है भैया, एक मिसिंग है यहाँ पे, 50 वाला तो मिस हो गया। ठीक है, 50 वाला तो मिस हो गया जी भैया, मैंने भी नोटिस नहीं किया, आपने तो नोटिस, कुछ लोगों ने तो किया होगा पक्का। ये आपका 50 है, मैंने नोटिस नहीं किया, फ्लो में बता दिया, दिस इज योर 50। 49 यहाँ नहीं लिखा है। ठीक है, आर्टिकल 49 है ये। ठीक है, दिस इज आर्टिकल नंबर 49 विच टॉक्स अबाउट कंजर्वेशन ऑफ द मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स जैसे जो हमारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। ठीक है, इट इज अ ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ऑल मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, तो जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस की जो प्लेसेस हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना ये काइंड ऑफ स्टेट को ड्यूटी है। ठीक, तो उसने लोगों से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करवाया, देन मॉन्यूमेंट्स जो हैं उनको प्रोटेक्ट करवाया, उनकी साफ सफाई आसपास करी, है ना। ताजमहल आप देखते रहते होंगे, कई सारे वीडियोस आते हैं कि फॉरनर आके साफ सफाई कर रहे हैं ताजमहल के आसपास की जो गंदगी फैली हुई है। तो उसने क्या किया, SC ST के लिए उत्थान के लिए काम किया। कैसे, उसने देखा कि लोग ड्रिंक्स बहुत ले रहे हैं, तो इनका न्यूट्रिशन का लेवल रेज करना पड़ेगा, तो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को ऑर्गेनाइज करवा दिया उसने। ठीक है, और स्लॉटर वगैरह रुकवाया काउज और काफ्स का। देन उससे दूध पिला के उनसे काम करवाया, क्या काम करवाया, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करवाया, एंड देन मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्ट करवाया। 50 और 51 आप खुद से याद कर सकते हैं। जुडिशियल एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करना है और 51 रुपये का प्रसाद चढ़ा के शांति का पाठ का जो है, शांति का प्रचार करना है, सिंपल 51 रुपये का प्रसाद चढ़ा के। फिर से रिकॉल करते हैं, आंखें बंद करेंगे सभी लोग। तो फिर से रिकॉल अभी हम यहाँ बीच से कर रहे हैं। 44 में हमने देख लिया था यूनिफॉर्म सिविल कोड, 45 में अर्ली चाइल्डहुड गया, देन 46 में SC ST, ठीक है, उनका उत्थान करना है। 47 में वो इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स ले रहे हैं, उनका लेवल ऑफ न्यूट्रिशन रेज करना है, टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, एंड हेल्थ। उसके लिए एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री को ऑर्गेनाइज किया, 48 और स्लॉटर को प्रिवेंट किया, 48A एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करवाया, 49 मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्ट करवाया, 50 जुडिशियल एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करना, 51 इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड जस्ट एंड ऑनरेबल कंडीशन विद आवर नेबर्स। याद हो गई सारी की सारी DPSP आपको, सारी DPSP रट गई आपको। ओके, वॉइस कटिंग, क्या वॉइस कटिंग, 49 और 50 मिक्स हो गया है, मिक्स हो गया तो उनको अलग करो, देखो कोई सेपरेशन टेक्निक लगाओ, सेपरेशन टेक्निक कुछ लगाओ, मिक्स हो गया तो। सर ये स्टोरी नोट्स में लिख देना प्लीज, सारी चीजें एकदम परोसी हुई मिल जाएं, क्यों। ओके, नथिंग इज कटिंग, ओके ओके। 50-50 जो है इन दोनों को अलग अलग कर लेना है, 50 तुम लो 50 तुम लो, यानी कि दोनों अलग अलग हो जाओ, 50 तुम लो 50 तुम लो, बस। कोलकाता में जोर का झटका लगा है, अच्छा। कोलकाता तो इतना प्रोन नहीं है वैसे अर्थक्वेक्स के लिए। ओके, RN पटेल जो इसी में खुश हुए जा रहे हैं, 49-50 मिक्स हो गया। स्पैम करता रहता हूँ, याद तो बाद में कर लूँगा, स्पैम कर दूँ पहले दबा के, याद तो होता रहेगा। उतना ही बेटा टाइम लगा के थोड़ा सा देख लो कैसे याद कर लूँ। जैसे एक स्टूडेंट लिखा कि 50 जुडिशियल 50 एग्जीक्यूटिव, ना क्यों दिमाग लगाया फालतू में, स्पैम कर लूँ पहले दबा के थोड़ा सा। उसी उसका जो आनंद है वो कहाँ मिलता है आजकल, क्यों लगे स्पैम में। अब ना लगे सब पढ़ाई में, ये अपना स्पैम में लगे हुए हैं, मिल गया है सब, मिल गया है सब। हम अलग करके देंगे, इनके दिमाग में घुस के अलग करेंगे बैठ के। क्लासिफिकेशन ऑफ DPSP, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत जो उनका वर्गीकरण किया गया, कहाँ किया गया, कहीं नहीं किया गया, संविधान में नहीं किया गया, ये हम कर देते हैं। पहली बात तो ऐसा वर्गीकरण संविधान में नहीं है, ये पढ़ने की सूटेबिलिटी के हिसाब से कर दिया जाता है। ठीक है, 3 उसमें कैटेगरीज में सोशियो इकोनॉमिक बोल दिया जाता है, एक गांधीयन DPSP बोल दी जाती है, और एक लिबरल इंटेलेक्चुअल बोल दी जाती है। ठीक है, ओके, लिबरल इंटेलेक्चुअल। चलो, सो ले ले नहीं नहीं ले 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 बोल रहे हैं आर्टिकल 49 आपने गलत लिखा है, तो गूगल कर लो, दिक्कत है तो। अगर ये नहीं होता तो गूगल कर लो, देख लो एक बार ना। रुक जाओ, इसकी सजा तो मिलनी चाहिए, क्लास को डिस्टर्ब करने की सजा तो मिलनी चाहिए। अच्छा, एपी सेंटर बांग्लादेश, अच्छा ओके, ठीक है। तो अभी आते हैं सोशो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स पे। अच्छा, आई थिंक हो सकता है कोई क्लास में भी पीछे पढ़ा हो, है ना, मतलब काफी पीछे हो, तो ये वाली चीज की वजह से हो सकता है लिखा हो। खैर, तो सोशो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल्स एंड लिबरल प्रिंसिपल्स, सामाजिक आर्थिक सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदारवादी सिद्धांत। ठीक है, अब ये है क्या, तो एक्चुअली में सोशलिस्टिक हमने जितनी भी DPSP अभी हमने पढ़ी है, जितनी भी हमने DPSP पढ़ी है उनको हम 3 क्लासेस में, जैसे हमने 3 बकेट्स बनाई, ठीक है,
और हमने देखा ये डीपीएसपी किसके बारे में बात करती है, सोशलिज्म को लेकर बात करती है। सोशलिज्म वी नो कि समाज में इनइक्वालिटी को खत्म करना है, ठीक है, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, लोगों का जो लोगों को लेकर, ठीक है, सोशल एक तरीके से सोशल डीपीएसपी, तो उसको सोशल वाली बकेट में डाल दिया। गांधीयन प्रिंसिपल्स वो है, गांधीयन डीपीएसपी वो है जो गांधी जी की आइडियोलॉजी पे बेस्ड है। गांधी जी चाहते थे कि पंचायत बने, गांधी जी चाहते थे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बने। गांधी जी का मानना था कि लोग ये सब दारू वारू ना पिए, एग्रीकल्चर मतलब गांव पे ज्यादा, जो गांधी जी थे वो गांव पे ज्यादा फोकस थे। लिबरल प्रिंसिपल, लिबरल इंटेलेक्चुअल जो कि ना तो सोशल में है ना गांधी से है, वो लिबरल इंटेलेक्चुअल उदारवादी हैं, जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जैसे कि सेपरेशन ऑफ जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव, जैसे कि मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना है, जैसे कि इंटरनेशनल पीस। ना तो सोशल से कोई लेना देना है ना गांधी जी से कोई लेना देना है, तो वो हो जाएंगे आपके लिबरल इंटेलेक्चुअल में। तो चलिए हम पहले खुद से, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल, वैसे तो मैंने आपको एग्जांपल्स दे दिए हैं, एग्जांपल्स तो मैंने आपको दे दिए हैं, तो आप यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक। सो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स आर एम फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर फोकसिंग ऑन इक्वालिटी एंड अ वेलफेयर स्टेट, ठीक है। इसमें आर्टिकल आते हैं 39, 39A, 41, 42, 43, 43A, 47, ठीक है, ये सब आ जाते हैं। गांधीयन डीपीएसपी की अगर बात करेंगे तो उसमें 40, 43, 46, 47, 48 अब, ठीक है, और लिबरल इंटेलेक्चुअल में ये। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे, जैसे 47 यहाँ भी है, यहाँ भी है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जब हमने डीपीएसपी पढ़ा था तो डीपीएसपी एक चीज तक लिमिटेड नहीं था, वो बहुत वाइड था, ठीक है, वो बहुत वाइड था। तो ड्यूटी टू रेज न्यूट्रिशन, लिविंग स्टैंडर्ड, ये सारी चीजें किस पे हो गई, ये सोशलिस्टिक में चली जाएंगी। लेकिन जो प्रिवेंट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स है, ये गांधी जी का मानना था दारू वारू नहीं होनी चाहिए इतना, ठीक है, तो इसका कंजम्पशन को प्रिवेंट करना है, तो ये किस में चला जाएगा, ये चला जाएगा गांधीयन वाले में। तो 47 इसलिए तुमको देखने को मिलेगा दोनों में, सोशलिस्टिक में भी और गांधीयन में भी, ठीक है। जैसे 40 पंचायत था, 43 क्या था, रिकॉल करो, 43 क्या था, व्हाट वाज 43, लिविंग वेज, रहने योग्य भत्ता। 46 क्या था, रिकॉल करो, एससी एसटी। 47 क्या था, ठीक है, 47 अभी हमने देखा, इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक का कंजम्पशन को प्रिवेंट करना। 48, 48 क्या है, 48 एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। देन बात अगर करें लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स पे, तो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल पे आएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड, अर्ली चाइल्डहुड केयर, एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करना है, मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना है, 50-50 आधा आधा कर देना है, जुडिशियल एग्जीक्यूटिव को सेपरेट कर देना है, 51 इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखना है, ठीक है, जस्ट एंड ऑनरेबल कंडीशंस मेंटेन करके रखना है, ठीक है, ओके, ठीक है, क्लियर है। ये क्लासिफिकेशन कहीं भी संविधान में नहीं लिखा है, ठीक है, ये चीज को ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अपने आखिरी टॉपिक पे, आखिरी तो नहीं, सेकंड लास्ट है, एंड दैट इज डीपीएसपी एडेड थ्रू अमेंडमेंट। तो हम बीच बीच में देख रहे थे कुछ डीपीएसपी को अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था, तो कौन कौन सी डीपीएसपी हैं और किस अमेंडमेंट से इनको ऐड किया गया वो देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 42nd अमेंडमेंट, 42वां संवैधानिक संशोधन, ठीक है। ये 42nd अमेंडमेंट है, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। 1976 में वो इसने 4 डीपीएसपी को ऐड किया, एडेड डीपीएसपी को ऐड किया, एडेड 4 डीपीएसपी, 39 क्लॉज एफ, 39A, 43A, 48A। ये बात करता है चिल्ड्रन के हेल्दी डेवलपमेंट के बारे में, ये बात करता है फ्री लीगल एड टू पुअर के बारे में, ये बात करता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। तुमको ये सब तो देखना ही नहीं चाहिए, पहले खुद से तुमको देखो आर्टिकल और सोचो कि इस आर्टिकल में क्या था, ये फिर बाद में देखो। जितना खुद के दिमाग को दौड़ा सकते हो, चला सकते हो, चलाओ, ठीक है। तो ये हमने देखा था एलडीसी गोज टू पीएचसी लास्ट में था, ठीक है, फ्री लीगल एड टू पुअर, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये किसकी बात करता है, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की और वाइल्ड लाइफ को सेफ गार्ड करने की। धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा, ये मत कि नहीं सर हमें तो याद नहीं हो रहा है, रिकॉल नहीं हो रहा है। आप ये एक्टिविटी करोगे, एमसीक्यूज लगाओगे, तो धीरे धीरे अपने आप याद होगा वो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बांग्लादेश बम बना रहा है, अच्छा, सब क्लास को छोड़ के सारी चीज़ें इधर उधर की देखे डाल रहे हो ना, कि बांग्लादेश बम बनाया डाल रहा है, शेख हसीना ने बम विस्फोट करवा दिया होगा अभी, तो है ना। चलो, तो 44 सेकंड ने देखा 4 डीपीएस ऐड करी, बाकी 44 से एक ऐड हुई, 86 से एक ऐड हुई और 97 से एक ऐड हुई। 44 से वो 38 का क्लॉज 2 टू रिड्यूस इनइक्वालिटी इन इनकम स्टेटस फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी वाली चीज ऐड हुई। 86 से आर्टिकल 45 का सब्जेक्ट मैटर चेंज हुआ और उसमें ऐड हुआ अर्ली चाइल्डहुड केयर, यानी जो 0 to 6 ईयर्स तक के बच्चे हैं उनको केयर करनी है, केयर देनी है। 97 बात करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी सहकारी समितियों की। 97th अमेंडमेंट जहां पे भी आए, जैसे 42nd में तो इतनी सारी चीजें करी और भी बहुत सारी चीजें करी थी। 97 तो मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी, गांठ बांध लो तुम एकदम। कोऑपरेटिव सोसाइटी कहीं दिख जाए सीधे 97th अमेंडमेंट मारो, 97th अमेंडमेंट कहीं दिख जाए कोऑपरेटिव सोसाइटी सीधा मारो तुम, ठीक है। और 86th अमेंडमेंट कहीं दिख जाए तो एजुकेशन, बच्चों की केयर मार दो, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई। तो हमारे 4 अमेंडमेंट हुए हैं डीपीएसपी में, 42, 44, 86 और 97। 42 से 4 डीपीएसपी ऐड हुई और 40, 86 और 97 से एक एक ऐड हुई, ठीक है, क्लियर है। अब याद कैसे रखना है 42nd वाले को, ऐसे याद करना है कि गरीब मजदूरों के जो बच्चे हैं उनसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करवाओ। इससे तुम याद कर सकते हो, मैंने ऐसे याद किया था अपने प्रिपरेशन टाइम में, ये भाई कैसे याद रहे। तो गरीब मजदूरों के बच्चों से एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट कराओ, गरीब मतलब पुअर, फ्री लीगल एड टू पुअर 39A, ठीक है। आंख बंद करके, आंख मेरी बंद है, तुम भी बंद करो, सोचो, ठीक है। गरीब, पुअर, फ्री लीगल एड टू पुअर 39A। मजदूर, मजदूर मतलब वर्कर, ठीक है, वर्कर टू इंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज 43A, ठीक है। मजदूरों के बच्चों, बच्चों मतलब चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मतलब एलडीसी गोस टू पीएचसी यानी 13 क्लॉज एफ, ठीक है। हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, हेल्दी डेवलपमेंट या फिर अपॉर्चुनिटीज फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, और उनसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करवाना, एनवायरनमेंट 48A। इस तरीके से चारों डीपीएसपी आपको याद हो गया, आप आंख खोल सकते हैं। अब हम यहाँ पे अपना आखिरी टॉपिक देखेंगे डीपीएसपी टॉपिक का, एंड दैट इज डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के बीच में लड़ाई। एक दिन क्या हुआ, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट आपस में लड़ गए। फिर हम पहुंचे, ना रुको रुको भैया, पानी पियो, बोतल ऐसे खोली, पानी पिलाया दोनों को, फिर बिठाया हमने, बैठो, क्या दिक्कत है भाई, क्या दिक्कत क्या। तो फिर पता चला कि यार ये जो है, ये लेजिस्लेचर और जुडिशरी ये लड़ रहे हैं आपस में, ये लड़े मरे जूझे जा रहे हैं आपस में। इसकी साइड जो है, मतलब डीपीएसपी की जो साइड है वो ले रखी लेजिस्लेचर ने, और फंडामेंटल, सॉरी एग्जीक्यूटिव लिख रहा हूँ, जुडिशरी, ठीक है।
थोड़ी क्या ना पूरी ज़्यादा खाली है। खैर तो इसकी साइड किसने ले रखी है? फंडामेंटल राइट, मतलब फंडामेंटल राइट की साइड ले रखी है जुडिशरी ने। डीपीएसपी का झंडा उठा रखा है लेजिस्लेचर ने, फंडामेंटल राइट का झंडा उठा रखा है जुडिशरी ने, न्यायपालिका ने। ठीक। चमकम दोराई राजन केस 1951, सबको पता है क्या? चमकम दोराई राजन ने एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया 1951 की बात देख रहा हूँ, 1951 जब आजाद हुआ तब एंट्रेंस एग्जाम दिया था उन्होंने, चमकम जी ने, तमिलनाडु में। वहाँ उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उन्होंने पाया कि यहाँ की जो गवर्नमेंट उसने SC ST को रिजर्वेशन दे दिया है, जिस केस में उनको सिलेक्शन नहीं हो पाया। कोर्ट गई, कोर्ट ने बोला बात तो सही है, हटाओ इसको रिजर्वेशन को। किसने बोला तुम रिजर्वेशन दे सकते हो? जो तुम चमकम दोराई राजन का एडमिशन, इनको तो एडमिशन मिल गया एडमिशन। फर्स्ट अमेंडमेंट से क्या किया पार्लियामेंट ने, लेजिस्लेचर ने 15 क्लॉज 4 को ऐड कर दिया कि भैया ये जो है एजुकेशन वगैरह में भी हम रिजर्वेशन दे सकते हैं। 16 क्लॉज 4 में पहले से ही एडेड था नौकरी में रिजर्वेशन, लेकिन एजुकेशन जैसे ही होता है ना, जैसे IT और इन सब में एडमिशन के लिए तो रिजर्वेशन चलता है। 15 क्लॉज 4 में ऐड किया गया फर्स्ट अमेंडमेंट से। तो यानी जुडिशरी ने इस केस में क्या कहा कि फंडामेंटल राइट ऊपर है। फर्स्ट अमेंडमेंट करके लेजिस्लेचर ने क्या बोला? नहीं, डीपीएसपी ऊपर है। डीपीएसपी कैसे? वो तो समझ में आ गया फंडामेंटल राइट ऊपर है, कि मतलब फंडामेंटल राइट ये बोल रहा था 15 वाला कि इक्वालिटी करनी है, ठीक है, मतलब कि समानता रखनी है, इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। अरे भैया याद आया कि नहीं आया? राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। तो चमकम दोराई राजन का कहना था कि तो इनइक्वालिटी हो रही है मेरे साथ, ये तो मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। जुडिशरी ने बोला बिल्कुल सही, लेकिन इसने क्या बोला? इसने बोला देखो हम रिजर्वेशन देंगे, क्यों? क्योंकि याद करो आर्टिकल 46 प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST। तो भैया हम तो डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करना है, हमें तो डायरेक्शन मिला हुआ डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने का, हम तो डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करेंगे। ये पहला इंस्टेंस था जब लेजिस्लेचर ने डीपीएसपी का झंडा उठाया, जुडिशरी ने फंडामेंटल राइट का झंडा उठाया। चमकम दोराई राजन केस में फंडामेंटल राइट का झंडा बुलंद हो गया। फिर जो लेजिस्लेचर आया अपना झंडा लेके डीपीएसपी का फर्स्ट अमेंडमेंट कर डाला। ये बात यहीं तक नहीं रुकी, गोलकनाथ केस हुआ 1967 में। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस हुआ, ज़्यादा भी डेप्थ में नहीं जाते हैं, पहले समझते हैं क्या हुआ यहाँ पे। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, ये फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकती। बड़ा ध्यान रखना, हाँ बहुत मारेंगे अगर फंडामेंटल राइट को तुमने अमेंड करने की कोशिश करी अगर, तो देख लेना ठीक नहीं होगा। यानी गोलकनाथ में फिर से जुडिशरी ने फंडामेंटल राइट का झंडा उठाया। सरकार किसकी थी? इंदिरा गांधी की। अब इंदिरा गांधी तो रुकने वाली नहीं है। इंदिरा गांधी ने किया 24th अमेंडमेंट, इन्होंने डीपीएसपी का झंडा उठाया कि सुनो जुडिशरी, फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हैं, ठीक है, हाँ हमको बताने की जरूरत नहीं कि क्या सही है क्या गलत है, हम फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हैं, और क्योंकि हम कर सकते हैं तो चलो कर देते हैं, कर ही देते हैं फिर। तो 25th अमेंडमेंट किया, 24 से पहले खुद को पावर दी, और फिर 25th में किया इन्होंने, क्या किया? आर्टिकल 31C को इंसर्ट कर दिया, डाल दिया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में। सर 31C तो बता दी, 31A और B में क्या है? तो 31C है ना, 31C है ये। 31 में राइट टू प्रॉपर्टी था, वो तो हट गया 44th अमेंडमेंट से। 31A और B उसको बताएंगे, लेकिन अभी इस पे फोकस करो। तो क्या किया उसने? 25th अमेंडमेंट 1971 में दोनों हुए आपके, 24वां और 25वां। क्या किया इससे एक आर्टिकल डाला 31C, उसका पहला क्लॉज और दूसरा क्लॉज ये रहे। पहला क्लॉज था 31C का कि लॉज इंप्लीमेंटिंग डीपीएसपी अंडर आर्टिकल 39B एंड C कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ आर्टिकल 49, 19 एंड 31। ध्यान रहे 1971 की बात हो रही, 31 जो है राइट टू प्रॉपर्टी 1978 में हटा था यहाँ से। तो 25th अमेंडमेंट करके लेजिस्लेचर ने बोला कि जब हम 39B और C को इंप्लीमेंट करेंगे, 39B और C को इंप्लीमेंट करेंगे, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को वो करेंगे, अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, तो उसको चैलेंज नहीं किया सकता 40, 19 और 31। कैसे? मैं बताता हूँ। जैसे कि प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी तो पहले था राइट टू प्रॉपर्टी वाला, ठीक है, फंडामेंटल राइट। तो अगर सरकार किसी की जमीन लेती थी तो जो लोग थे वो चले जाते थे कोर्ट में कि हमारी जमीन कैसे हड़प सकते हैं, ये तो हमारा मौलिक अधिकार है, ये तो हमारे साथ इनइक्वालिटी हो रही है, ये तो हमारे साथ भेदभाव कर रहा है स्टेट, ये तो हमारे 40, 19 और ये सब, ठीक है, 31 इन सबका जो है वॉलेशन हो रहा है। तो इसीलिए इंदिरा गांधी ने, लेजिस्लेचर ने क्या किया? 25th अमेंडमेंट करके ये बोल दिया कि जब हम 13B और C को इंप्लीमेंट कर रहे होंगे तो उनको 40, 19 और 31 आर्टिकल के तहत चैलेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है, नल एंड डिक्लेयर नहीं किया सकता। और दूसरा क्लॉज ऐड कर दिया कि जुडिशरी इस पर रिव्यू ही नहीं कर सकती है, न्यायपालिका में ये मैटर तक ही नहीं जा सकता है, ठीक है, इसको क्वेश्चन ही नहीं किया जा सकता है कोर्ट में, ये बोल दिया उन्होंने। ठीक, अब अगेन अब कौन आएगा? अब किसकी बारी है? अब बारी है जुडिशरी की। वो किसका झंडा लेगी? वो झंडा लेगी फंडामेंटल राइट का, ठीक है, वो लेगी मेरा 150 भाई, यहाँ फोकस कर लो, ठीक है। ओके, फिर आता है ये जुडिशरी इन दी फेमस केशवानंदा भारती केस 1973। 1967 में गोलकनाथ हुआ, 1971 में अमेंडमेंट होते हैं, 1973 में अब आती है केवीसी, दैट इज केशवानंदा भारती केस होता है यहाँ पे, ठीक है। इसमें अब तक की सबसे बड़ी बेंच बनाई जाती है, 13 जजेस बेंच। कल आपको एक केस पढ़ा था TMA पाई केस, अगर आपको याद हो, उसमें 11 जजेस बेंच बैठी थी, सेकंड लार्जेस्ट, इसमें लार्जेस्ट 13 जजेस बेंच। TMA पाई केस में क्या पढ़ाया था, क्या था TMA पाई केस में? तो इस केस में जुडिशरी ने बोला कि ठीक है पार्लियामेंट कैन, इसने एक्सेप्ट कर लिया, इसने थोड़ा सा झुक गया कि ठीक है यार पार्लियामेंट तुम कर सकते हो अमेंड, लेकिन तुम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, संविधान के मूल ढांचे को भी क्या है वो बताता हूँ उसको भी, ठीक है। लेकिन जो सेकंड प्रोविजन है, और यहाँ तक कि मतलब 24th अमेंडमेंट को उसने अपहेल्ड किया कि ठीक है पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट,
और फिर 25th अमेंडमेंट का जो क्लॉज 1 है उसको भी अपहेल्ड कर लिया कि ठीक है, तो तुम 13B और C को इंप्लीमेंट करोगे तो उसको 14 और 19 ग्राउंड में उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं किया सकता। लेकिन जो ये दूसरा वाला है कि कोर्ट उसको रिव्यू ही नहीं कर सकती है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। वो कर सकती है जुडिशियल रिव्यू, ये बेसिक स्ट्रक्चर का क्योंकि पार्ट है, तो जुडिशरी रिव्यू कर सकती है किसी भी कानून को कि वो कानून सही है नहीं है, वो काम जुडिशरी कर सकती है। ऐसा केशवानंद भारती केस में कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बेसिक स्ट्रक्चर का भी जन्म यहीं पे होता है। ठीक, फिर शांत नहीं बैठी कौन, जो लेजिस्लेचर है। 42nd अमेंडमेंट किया, ठीक है, 42nd अमेंडमेंट किया और बोला 42nd अमेंडमेंट करके लेजिस्लेचर कि सिर्फ 39B और C को ही नहीं, किसी भी डीपीएसपी को, एनी डीपीएसपी, किसी भी डीपीएसपी को अगर हम इंप्लीमेंट करने जाएंगे उसको 40, 19 और 31 के ग्राउंड में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। इस पर्टिकुलर चीज को अभी क्या बोला था कि सिर्फ 39B और C, जब केबीसी केस में जुडिशरी ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया तो लेजिस्लेचर के और पंख खुल गए कि क्यों ना सारी डीपीएसपी में कर दिया जाए इसको। तो फाइनली मिनर्वा मिल केस था, ये फाइनल था जिसने कि पूरी तरीके से इस डिस्प्यूट को सॉल्व कर दिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि ना तो फंडामेंटल राइट ऊपर है ना डीपीएसपी ऊपर है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंड ऑन द बेड रॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन द एफआर एंड डीपीएसपी। ठीक है, यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये दोनों के बैलेंस में चलता है। ठीक है, दोनों के बैलेंस में चलता है, कोई ऊपर नहीं है किसी से, ऐसा कहना था मिनर्वा मिल केस में। ठीक है, ऐसा कहना था मिनर्वा मिल केस में। थोड़ा सा रुकेंगे, ठीक है, यहाँ पे मुझे एक थोड़ा सा कुछ लगाना है, कुछ दिखाना है। ठीक है, दिखा देते हैं आपको। पहले यहाँ तक सबको समझ में आई चीज़ें कि नहीं आई, पहले ये थोड़ा सा कमेंट करके आप एक बार मुझे बता दीजिए कि चीज़ें आपको समझ में आई हैं अभी तक या नहीं। इस चीज़ को थोड़ा सा डाइजेस्ट करो, ठीक है, कि क्या क्या अभी मैंने आपको पढ़ाया, फिर मैं आपको समराइज़ करूँगा। पहले आप खुद डाइजेस्ट करो उस चीज़ को, आप पहले उस चीज़ को खुद डाइजेस्ट करो, करो भाई करो, जल्दी करो। तो इसलिए मुँह धुलने से काम नहीं चलेगा, नहाओ भी जाके, है ना। फंडामेंटल राइट्स कहाँ गया भैया, ओके। चलो, हाँ पता है, एक बार रिपीट क्यों नहीं। देखो, आँख बंद करो बेटा सभी लोग, आँख बंद करके। क्यों आँख बंद करने के लिए बोलते हैं, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन जो मैं बताऊंगा नहीं मैं, तो इसलिए आँख बंद करो पहले तुम। देखो क्या हुआ, क्या हुआ। एक बार चमकम दुराई राजन जी का केस हुआ। अब अगर तुमको रिकॉल नहीं होगा ना, चाहिए ये सर कौन सा केस है, बेटा तुम क्लास बंद करो, हम बता रहे हैं, ठीक है, और जाके दौड़ो जाके पहले थोड़ा धूप में, ठीक है। हाँ, अगर ये चमकम दुराई राजन भी तुमको समझ ना आ रहा, कल भी 2-3 बार बताए थे, आज ये भी 2-3 बार बता चुके हैं। तो चमकम दुराई राजन केस में क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि फंडामेंटल राइट्स ऊपर हैं डीपीएसपी से। ठीक है, स्टेट तुम डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने जा रहे थे, रिजर्वेशन दे रहे थे, लेकिन फंडामेंटल राइट ऊपर है, चमकम दुराई राजन ने बोला। ठीक, फिर गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने 1967 में बोला कि फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता है, पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है, नहीं कर सकता है। तो इससे पार्लियामेंट का ईगो हर्ट हो गया ईगो हर्ट। तो पार्लियामेंट क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा कुछ ना कुछ। तो उसने क्या किया, 24th अमेंडमेंट किया 1971 में और बोला पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट, यानी कि वो मौलिक अधिकारों में कोई चेंज कर सकता है। क्योंकि वो पार्लियामेंट कर सकता है तो इसलिए चलो कर देते हैं। तो उसने एक और अगला किया 25th अमेंडमेंट, जस्ट अगला वाला, और उसमें क्या बोला कि जब 39B और C के तहत जो डीपीएसपी मिली है उनको इंप्लीमेंट करने जाएंगे तो उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता ऑन द ग्राउंड ऑफ 14, 19 और 31, मतलब उनको नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं किया सकता है। और दूसरा क्लॉज उसमें ऐड कर दिया 31C, जो उसने आर्टिकल इंसर्ट किया 25th अमेंडमेंट ने क्या किया, आर्टिकल 31C को जोड़ा। उसमें पहला क्लॉज तो ये था कि 39B और C को इंप्लीमेंट करेंगे तो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है, 14, 19 और 31 के ग्राउंड में नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं किया सकता है। और उसमें क्लॉज 2 ऐड किया कि जुडिशरी रिव्यू तक नहीं कर सकती ऐसे लॉ को। फिर क्या हुआ, केबीसी केशवानंद भारती केस हुआ 1973 में। सुप्रीम कोर्ट ने 24th अमेंडमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल माना, ठीक है, अपहेल्ड किया कि हाँ ठीक है, पार्लियामेंट कर सकता है अमेंडमेंट। और 25th अमेंडमेंट से जो आर्टिकल 31C वो जोड़ा ना, उसको, उसका जो पहला क्लॉज है उसको भी अपहेल्ड करते हैं। 39B और C को इंप्लीमेंट करोगे तो उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते, 40, 19 और 31 में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं किया सकता है। लेकिन जो तुम दूसरा अपना क्लॉज ऐड किया कि जुडिशरी रिव्यू नहीं कर सकती, ये बात बिल्कुल गलत है। पार्लियामेंट ने पूछा क्यों, क्योंकि ये जुडिशरी ने बोला क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। फिर जुडिशरी ने, पार्लियामेंट ने पूछा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आंखें खोलो अभी। फिर वहाँ पर जुडिशरी ने बताया, उससे भी बोला पार्लियामेंट से आंखें खोलो बेटा तुम भी, कि ये है बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं लिखा नहीं है, संविधान में कहीं लिखा बेसिक स्ट्रक्चर। ये केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, बताया था इसके बारे में कि इसमें कुछ चीज़ें आती हैं जो मूलभूत चीज़ें हैं, संविधान की जो मूलभूत चीज़ें हैं उनको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, जैसे सेपरेशन ऑफ पावर, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये सारे एलिमेंट्स होते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। दीज आर एलिमेंट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ओके, ठीक, ओके। ऐसे मतलब इतना कभी कभी गुस्सा लगता है ना अंदर से, हैं? बस भी करो, अबे तो बस करो, जाओ, ना जाना है, कोई मना किया है तुमको, हैं? कोई मना किया है, कोई जबरदस्ती पढ़ा रहा है बैठा के तुमको यहाँ पे? मतलब आई नो कि जो सीरियस स्टूडेंट हैं 10,000 लोग हैं तो ऑब्वियस बात है, कुछ लोग तो होंगे थोड़े से इधर उधर वाले टाइप, और वही कमेंट करते हैं शांति से पढ़ रहा होता स्टूडेंट, और वो मतलब इसलिए मैं कमेंट ज़्यादा देखता भी नहीं इसलिए, क्योंकि मुझे पता है कि ये सब ना क्या उनको तो कुछ मतलब है नहीं। खैर मैं डिस्कस ही कर रहा हूँ। तो एलिमेंट्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझ में, सेपरेशन ऑफ पावर, यूनिटी इंटीग्रिटी, क्या सारे हमें रटने हैं सारे एलिमेंट्स को? बिल्कुल नहीं रटना नहीं है, बिल्कुल रटना नहीं है, आपको बस एक बार देख लेना है बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है। तो जो संविधान की मूलभूत चीज़ें हैं उनको नहीं डिस्ट्रॉय कर सकता है हमारा पार्लियामेंट, भले वो फंडामेंटल राइट को तो अमेंड कर सकता है। और मिनर्वा मिल एक फाइनल केस था जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि हमारा संविधान दोनों के बैलेंस में चलता है, ना तो फंडामेंटल राइट ऊपर है और ना ही आपका ऊपर है क्या, डीपीएसपी।
अब 31A और B के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो हुआ क्या था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने क्या किया था, 31A को जोड़ा था और 31B को ऐड किया था। 31A आर्टिकल 31 तो आपको पता है राइट टू प्रॉपर्टी था जो अब हट चुका है। 31A में इसने बोला क्या, ठीक है, 31A में बोला कौन, जो हमारी ये पार्लियामेंट, उसने कि कोई भी लॉ, कोई भी कानून अगर बनाएगा कौन, पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर लैंड रिफॉर्म को लेके, तो इट इज इम्यून फ्रॉम लीगल चैलेंज, उसको लीगली चैलेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स लॉज रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म्स फ्रॉम लीगल चैलेंजेस, ठीक है, फ्रॉम लीगल चैलेंज, यानी लीगली चैलेंज नहीं किया जा सकता जो भी लैंड रिफॉर्म एक्ट आएंगे इस तरीके से। ये 31A में बोला। और 31B में क्या बोला, दोनों को फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 से जोड़ा गया कि जो भी लैंड रिफॉर्म को लेकर लॉज बनेंगे, जो भी लॉज होंगे जिनको कि 9th शेड्यूल में डाल दिया जाएगा, ऐसे कोई भी लॉज जिनको 9th शेड्यूल 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाएगा, दे आर इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। जुडिशरी उस पर रिव्यू नहीं कर सकती है। याद करो 9वीं अनुसूची, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, एल से 9th शेड्यूल, लैंड रिफॉर्म, एल से लैंड रिफॉर्म था। तो लैंड रिफॉर्म को लेकर कोई भी कानून बनाया जाएगा बाई दी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, किसी ने भी बनाया, उसको अगर 9th शेड्यूल में डाल दिया गया तो उस पर जुडिशरी रिव्यू नहीं कर पाएगी। ओके। फिर एक केस होता है जिसको हम बोलते हैं आई आर कोएलो केस। आई आर कोएलो केस। इस केस में आई आर कोएलो केस, इसका पूरा नाम है आई आर कोएलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, 2007 में जो होता है, इसको हम फेमसली 9th शेड्यूल केस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसने ये बोला कि 24 अप्रैल जिस दिन हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं, 1973 से पहले जो आपने ऐड कर दिया 9th शेड्यूल में, उसको तो जुडिशरी रिव्यू नहीं कर पाएगी। लेकिन क्योंकि 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती केस में ये बोला गया था कि जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, और बेसिक स्ट्रक्चर का जो भी चीज पार्ट है उसको रिव्यू कर सकती है जुडिशरी, पार्लियामेंट के पास ऐसा इम्यून पावर नहीं है। इसीलिए क्योंकि जुडिशियल रिव्यू एक पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, इसीलिए 24 अप्रैल 1973 से पहले जो तुमने कर लिया ठीक है, लेकिन इसके बाद से जो भी अगर ऐड किया है तुमने, उस पर जुडिशरी रिव्यू कर सकती है। तो इसीलिए आई आर कोएलो केस जो 9वीं अनुसूची के बारे में बता रहा था, इसीलिए इसको 9th शेड्यूल केस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जगत साहू तो जितनी देर में स्पैम कर रहा है उतनी देर में लिखा भी तो जा सकता है उसको, आर्टिकल 31 को, अगर नहीं है तो। आकांक्षा जी वो ऑप्शन नहीं है ना कि कमेंट बटन कर दिया करें जब क्वेश्चन हो तब ऑन किया करें। बात तो आपकी सही है, जब क्वेश्चन हो तभी अलाउ किया जाना चाहिए। देख लो जगत साहू लगा हुआ है स्पैम में, नहीं है तो क्या करें हम, नहीं है खूब के मार्क तुम्हारी किताब में आ जाएगा, नहीं है तो उसको नोट कर लो ना उस टाइम में। सर ये तो फिर डिफरेंट परसेप्शन की बात हो गई, गवर्नमेंट चेंज होती रहेगी और परसेप्शन, बिल्कुल बिल्कुल, गवर्नमेंट का परसेप्शन चेंज होता है, जुडिशरी का भी परसेप्शन चेंज होता है। गोलकनाथ में क्या बोला जुडिशरी ने, फंडामेंटल राइट अमेंड नहीं हो सकते हैं। केशवानंदा में क्या बोला, हो सकते हैं। तो जुडिशरी अपनी भी चीज को रिव्यू कर सकती है, जुडिशरी अपने भी जो ऑर्डर पास किए हैं उनको रिव्यू कर सकती है। सर इनको सर आप दे दो, अच्छा हिंदी नोट्स अपलोड हो जाएंगे, क्लास के शुरू में आया करिए, ठीक है। मान लो ऐसा ही कोई केस हो और 15 लोगों की बेंच बैठे, तो क्या चेंज किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। चेंज तभी किया जा सकता है पुराने वाले डिसीजन को, अगर बड़ी जज बेंच बैठे तो, जैसे 13 में बैठी थी केशवानंदा में, तो अगर अब इसको पलटना है तो 15 जजेस की बेंच ही पलट सकती है इसको, कम वाली नहीं कर सकती कभी कि 3 जज बैठ के और बोल दें कि नहीं। सुजीत जी सेक्युलरिज्म हमारे प्रियम्बल पे लिखा हुआ है, एंड यू आर सेइंग इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब अच्छा ओके ठीक है मैं समझ गया कि हाउ कैन बी सेक्युलरिज्म इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर व्हेन इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। सो इफ इट इज नॉट द पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बट इट इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ना, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का तो ऐसा है, भले उसको 42nd अमेंडमेंट से ही क्यों ऐड किया हो। और सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मानना है कि सेक्युलरिज्म है बेसिक स्ट्रक्चर, वह है मूल चीज़, तो इसलिए उसने रखा उस चीज़ को उसमें। सुप्रीम कोर्ट के केस होते रहते हैं और केस बाई केस वो ऐड होता रहता है, सुप्रीम कोर्ट का मन आएगा तो कल को कोई और भी चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर बोल देगा, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और पार्लियामेंट इसको अमेंड नहीं कर सकती, सिंपल। जुडिशरी का मूड सिंह होता है लड़कियों की तरह, अच्छा चलो आगे बढ़ें। अभी तो हमारा डीपीएसपी वाला टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। कॉटेज इंडस्ट्री 43 में ही है, ठीक है सर, अभी आ रहे हैं उस पर भी, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी पे आ रहे हैं। तो ये जो 43 ना, लिविंग वेज डिसेंट वर्किंग कंडीशन, इसी में ही है कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में भी। कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है, वो इंडस्ट्री जो लोगों के घरों में चलती है, जैसे पापड़ वापड़ बना रहे हैं, ठीक है, तो ये सब कॉटेज इंडस्ट्री कहलाती है। ओके, स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री, ये 43 में लिखा हुआ है, यानी 43 में लिविंग वेजेस भी लिखा हुआ है, डिसेंट वर्किंग कंडीशन और कॉटेज इंडस्ट्री के वो करना है, ठीक है। 43 में कॉटेज इंडस्ट्री मतलब जो घर में चलती हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे, मूल कर्तव्यों पे। अब ये है कहाँ पे, पार्ट नंबर 4A में, अनुच्छेद नंबर 4 काम है। अब साफ साफ हमें समझ में आ रहा है
कि इनको अलग से ऐड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 के बाद तो 5 में आनी चाहिए थी, तो 5 में क्यों नहीं है, क्योंकि 5 में कुछ और है, क्योंकि संविधान जब बना था तो ये थी नहीं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अलग से बीच में यहाँ पर ऐड किया गया कि भाई आपको अधिकार दिए गए हैं, राज्य को कर्तव्य दिए गए हैं, स्टेट को, तो चलो लोगों के लिए भी कर्तव्य दे देते हैं। लोगों के अधिकार हैं, राज्य का कर्तव्य, तो यहीं पे इसी के पास में ही, इससे अगला ही लोगों के लिए भी कर्तव्य दे देते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज दे देते हैं। तो इसको हम बोलते हैं मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट नंबर 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच वॉज एडेड थ्रू द अमेंडमेंट। ओके, सो फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट हमने बोरो कहाँ से किया, यूएसआर से बोरो किया। जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो उनको लगा कि लोगों को ड्यूटीज भी होनी चाहिए, लोग तो बस राइट्स को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, इमरजेंसी के टाइम पे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कमेटी का गठन किया, जिस कमेटी का नाम था सरदार स्वरण सिंह कमेटी। और इससे बोला कि तुम बताओ कि क्या लोगों को ड्यूटी देनी चाहिए, कितनी क्या देनी चाहिए। तो सरदार स्वरण सिंह कमेटी की जगह जो गठन हुआ, उसने बोला हाँ बिल्कुल ड्यूटीज़ देनी चाहिए, और इसने 8 ड्यूटीज़ रिकमेंड करी, 8 ड्यूटीज़ इसने रिकमेंड करी लोगों को देने के लिए, जिसमें कि सरकार ने क्या किया, इनकी 5 लेके, अपनी तरफ से 5 लेके और 10 ड्यूटीज़ को जोड़ दिया पार्ट नंबर 4A में, और एक आर्टिकल नंबर 51A में। 51 तक देख चुके थे डीपीएसपी में, तो उससे आगे बढ़ेंगे, 52 तो होगा नहीं, क्योंकि ओरिजिनली तो 52 था, लेकिन क्योंकि इसको बीच में जोड़े तो 51 या 52 होता, तो 51A कर दिया हमने इसको। ओके, ये स्टैट्यूटरी एंड नॉन एनफोर्सेबल है, नॉन जस्टिसेबल है, ये भी परिवर्तनीय नहीं है, यानी ऐसा नहीं किसी ने ड्यूटी फॉलो नहीं करी तो उसके खिलाफ कोई केस वगैरह हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। नॉट ओरिजिनली पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ये मूलतः हिस्सा नहीं थी, बाद में इनको जोड़ा गया। एप्लीकेबल ओनली टू सिटीजन्स नॉट टू फॉरेनर्स, यानी ये सिर्फ लोगों के लिए लागू है, फॉरेनर्स के लिए नहीं होती हैं। तो हमने ये चीज़ देखी थी कि 15, 16, 19, 29, 30 ये अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को मिले हुए हैं, बाकी जो सारे हैं वो सबको मिले हुए हैं। लेकिन इनकी अगर बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो ये सिर्फ इंडियंस के लिए, फॉरेनर्स के लिए कोई ड्यूटी नहीं है। इंट्रोड्यूस टू दी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, तो सरदार स्वरण सिंह कमेटी बैठी, उसने ड्यूटीज रिकमेंड करी, और ड्यूटीज को ऐड करने के लिए अमेंडमेंट करना पड़ा। वो अमेंडमेंट था 42nd अमेंडमेंट, जिससे 10 ड्यूटी को जोड़ा गया, लेकिन अभी कितनी है, 11 है। आखिरी वाली जो ड्यूटी है उसको 86th अमेंडमेंट से, जो 2002 में हुआ था, उससे जोड़ा गया था, जो हमने अभी देखा है डीपीएसपी में भी और फंडामेंटल राइट में भी 86th अमेंडमेंट के बारे में। अब पहला सवाल तो ये बनता है कि ये जो सरदार स्वरण सिंह कमेटी ने कौन सी ऐसी ड्यूटी रिकमेंड करी थी जो ऐड नहीं करी गई। तो 3 ड्यूटीज दैट वर नॉट एडेड वर, पहला कि पेनल्टी या पनिशमेंट होना चाहिए, लोगों के लिए जो फॉलो ना करें उनके लिए पेनल्टी या पनिशमेंट होना चाहिए। सरकार को लगा ये करने लग गए तो वोट नहीं मिलेगा, तो इसको रखा नहीं, ठीक। कोई भी कानून जो इस तरीके की पेनल्टी या पनिशमेंट लगाएगा, ओके, ठीक है, इसको कोर्ट में क्वेश्चन नहीं कह सकता है, ठीक है, इसको कोर्ट में वो नहीं कह सकता कि भाई तो भाई हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, ठीक है, कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन कोर्ट कि भाई ये पेनल्टी या पनिशमेंट हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। और तीसरा, टैक्स पे करना भी एक ड्यूटी होनी चाहिए, टैक्स भरना भी ड्यूटी होनी चाहिए। तो इन 3 ड्यूटीज़ को ऐड नहीं किया गया। 8 बोली थी, 5 ली गई, 5 सरकार ने ऐड करी, 10 बाद में 86th अमेंडमेंट अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे इसको भी ऐड कर दिया गया एक और को, ठीक है। हम एक एक करके पढ़ेंगे कौन सी ड्यूटी, जो 11 ड्यूटी है, कौन सी ड्यूटी क्या बोलती है और कैसे उसको याद रखना है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। ओके, सो पहला है टू अबाइड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग एंड एंथम, यानी कि संविधान का पालन करना है तथा उसके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, इन सबका सम्मान करना है, सिंपल, ठीक है। संविधान की इज्जत रिस्पेक्ट करनी है, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम, उसका हमें रिस्पेक्ट करना है, ठीक है, सम्मान करना है। बी, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोए रखना है और उनका पालन करना है, यानी उन आइडियल्स ने जिनने हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को क्या किया था, इंस्पायर किया था। कौन से आइडियल्स थे वो, जैसे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो ब्रेवरी दिखा रहे हैं, कंट्री के लिए पैट्रियोटिज्म दिखा रहे हैं, अहिंसा दिखा रहे हैं गांधी जी, सत्याग्रह के बारे में बता रहे हैं। तो ये जो सारे आइडियल्स हैं इन पे हमें चलना है, ठीक है, इन आदर्शों को संजोए रखना और उनका पालन करना है। तीसरा, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट दी सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत की जो संप्रभुता है, एकता और अखंडता है, उसको बना के रखना है। ऐसा नहीं कि कुछ कि कुछ चीज़ें लीक कर रहे हो, जैसी काफ़ी बार ऐसी न्यूज़ आती है ना कि कोई यहाँ पे बैठा हुआ पाकिस्तान को चीज़ें बता रहा था, आप सॉवरेनिटी को खतरा पहुंचा रहे हो, ठीक है। एकता को मेंटेन करके रखना, यूनिटी और इंटीग्रिटी को, ये तो हमारे पॉलिटिशियंस फॉलो नहीं करते हैं, नॉर्मल लोगों की तो बात दूर गई, खैर। तो ये हो गया सी, तीसरा, ठीक है। कैसे याद करना है वो भी हम देखेंगे, बताऊंगा आपको। डी है आपका चौथा वाला, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर द नेशनल सर्विस एंड कॉल्ड अपॉन टू डू सो, देश की रक्षा करना तथा आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा करनी है, देश की रक्षा प्लस आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा करनी है, ठीक है। चलो, टू प्रमोट, देन 5वीं, टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के सभी लोगों के बीच में धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या वर्गीय विविधताओं से ऊपर उठकर समरसता और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना है, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल सेक्शनल डाइवर्सिटी, कि भाई हम इस धर्म से हैं, वो उस धर्म से है, ठीक है, ये सब नहीं करना है। हार्मनी और ब्रदरहुड रखना है, भाईचारा रखना है, कि भाई ये वो भाषा बोलता है, चल मराठी बोल। अब सोचो ये ड्यूटी सिंपली जो नहीं चल रहा आजकल, जो चलता है, जो देखने को मिलता है कि मराठी ज़बरदस्ती बुलवाई जा रही, तो क्या है, यही तो है कि लोग इस ड्यूटी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, कि भाई कोई भाषा नहीं बोल पा रहा है तो भाईचारा दिखा के उसको मार रहे हैं, लड़ रहे हैं, वो सारी चीज़ें। रीजनल सेक्शनल डाइवर्सिटी होती है, जैसे हम लोग रिस्पेक्ट नहीं करते नॉर्थ इंडियन, नॉर्थ ईस्ट से अगर कोई आ जाता है तो उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, हाँ, चाइनीज़ बुलाना, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो ये सारी चीज़ क्या है कि ये सारी चीज़ें छोड़ के
ट्रांसेंड करके रिलीजियस, लिंग्विस्टिक या फिर सेक्शनल डाइवर्सिटी। हमें क्या करना है, हमें हार्मनी और कॉमन ब्रदरहुड प्रमोट करना है। फिर देखो इसके बाद यहाँ क्या लिखा हुआ है, टू रेनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, यानी महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना है। ऐसी जो चीज़ें हैं, ऐसी जो प्रथाएं हैं जो महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक है, महिलाओं के विरुद्ध अपमानजनक है, उनको छोड़ना है, उन हरकतों को छोड़ना है, ठीक है, जो डिग्निटी को उनको वो करती हैं, ठीक है। चलो एफ पे आते हैं, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और उसको संरक्षित करना है। जो भी हमारा हेरिटेज है, कंपोजिट कल्चर है, ठीक है, उसको हमें क्या करना है, वैल्यू करना है और प्रिजर्व करके रखना है, जो भी हमारा हेरिटेज है और जो कल्चर है। यही तो लद्दाख के लोग बोल रहे हैं कि भाई हमारे कल्चर को हमें प्रोटेक्ट करना है। अगर आप ऐसे ही सब किसी को भी राइट्स दे दें कि वो यहाँ के कुछ भी कर सकता है, तो फिर कैसे ही हम अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, ठीक है, ओके। हाँ, 11 बजे 11 मिनट और 11 ड्यूटी भाई साहब। टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव दी नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, ये बात करता है जी वाला, सब याद कराऊंगा अभी, टेंशन मत लो, ठीक है। तो किसकी बात करता है कि हमें यानी कि सिटीजन्स को फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, लेक्स को, रिवर्स को, वाइल्ड लाइफ को, और कंपैशन रखना है लिविंग क्रीचर्स की तरफ। ऐसा नहीं कि कुत्ता देखते ही सीधे ईंटा उठा लिया है, कुछ लोग क्या होती है ना, तो बचपन में किए तो हो गए, कुत्ता देखते सीधे उठा के मार दिया, तो वो सब नहीं करना है। कंपैशन रखना है लिविंग क्रीचर्स के प्रति, ठीक है। ऐसा नहीं किसी को मार के खा गया, मछली खाने का नहीं, चलो भैया तालाब से निकाल लेते हैं, थोड़ा दया रखो लिविंग क्रीचर्स के प्रति। ऐसा नहीं जिसको मन आ रहा है मार काट के खा जा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, बस मज़ा आ रहा है, मज़ा आता है, जीव का स्वाद है, अपने जीव के स्वाद के लिए किसी की हत्या कर रहे हो, मतलब शर्म आनी चाहिए यार, शर्म आनी चाहिए, ठीक है, शर्म आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने खानी है, लेकिन जब मैंने सौ दिस तो भाई मैंने पूरी तरीके से मतलब जो नॉन वेज है, ये सब मीट वगैरह सब छोड़ दिया, ठीक है। तो एडवाइस मैं भी आपको यही करूँगा कि आप छोड़ दें या फिर कम कर दें, पूरी तरीके से नहीं छोड़ पाते हैं तो कम कर दें, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, आपके लिए भी, इस नेचर के लिए भी और जीव के लिए भी। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद तथा अन्वेषण एवं सुधार की भावना का विकास करना है। देन आई वाला है जो बात करता है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, यानी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना है और हिंसा को परित्याग करना है, यानी अब्जॉयर करना है वायलेंस को, यानी कि हिंसा नहीं करनी है पब्लिक प्रॉपर्टी में। ऐसा नहीं कि देखा सीधे पब्लिक प्रॉपर्टी है क्या लेना देना, कोने में जाके मूत्र विसर्जन कर देना, काफ़ी लोग करते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी में। पब्लिक प्रॉपर्टी में कुछ लोग ये हरकत करते हैं, ये हैं करते ही नहीं, देखा हो तुमने भी, तो ये सब क्या पब्लिक प्रॉपर्टी है। तो मुफ्त का चंदन घिस मेरे अंदर क्या ही हमारा जाता है, तो मुफ्त की प्रॉपर्टी में भी एक बेंगलोर एयरपोर्ट का वीडियो आ रहा था जहाँ पर एक महिला अपने बच्चे को वहीं पे पेशाब करवा रही थी, जबकि बच्चा रजिस्ट कर रहा था कि नहीं यहाँ नहीं, यहाँ अरे कर लेगा कहीं नहीं, ठीक है। तो भैया जैसे कि आप भी अपने घर में, जैसे मान लो कि आपको टॉयलेट लगी बहुत ज़्यादा, आपको पता है कि टॉयलेट अभी ऑक्यूपाइड है, घर का कोई और नंबर दिया, तो ऐसा करते हो क्या कि चलो भैया उसमें टॉयलेट तो कहीं कोना दे के घर में, ऐसा तो नहीं करते हो ना। तो भैया अगर घर में होल्ड कर लेते थोड़ा, तो वहाँ पे होल्ड कर लेना चाहिए थोड़ा। खैर, प्रोटीन इंटेक कहाँ से, अरे बड़े आए प्रोटीन इंटेक पूरा करना है, क्यों, दालें हो गई प्रोटीन इंटेक के लिए, ग्राउंड नट्स हो गया, मूंगफली हो गया प्रोटीन इंटेक के लिए, सोयाबीन हो गया प्रोटीन इंटेक के लिए, हैं वे पाउडर्स भी आते हैं प्रोटीन इंटेक के लिए, चलो एग भी ले लो तुम प्रोटीन इंटेक के लिए, हैं बड़े आए प्रोटीन इंटेक। वो है ना, वो चलते हैं वीडियोस कि मैंने खाया आज वो चिकन ब्रेस्ट, मैंने खाया ये, मैंने खाया वो, बस उसी में चलते हैं। थोड़ा खुद से भी रिसर्च कर लो कि कहाँ से प्रोटीन मिलता है, प्लांट बेस्ड जो प्रोटीन होता है। और प्लांट बेस्ड प्रोटीन से क्रेटिनिन भी नहीं बढ़ता उतना ज़्यादा, ठीक है, जितना कि सब मीट और सब उससे बढ़ता है। चिकन ब्रेस्ट, मैंने चिकन ब्रेस्ट में थोड़ा सा इसको ये डाला वो डाला, हाँ पता है, जो जिम में जाते हैं वो सब ज़्यादा ये नौटंकी फैलाते हैं सब, हाँ चिकन ब्रेस्ट और लेग पीस और ये सब। हाँ सर मैं आई कुड चिकन बट आई, हाँ एग तो देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं भी कभी भी खा लेता हूँ, ठीक है, लेकिन हाँ चिकन वगैरह सब तो छोड़ दिया। वी हैव कैनाइन टीथ टू ईट नॉन वेज, बेटा वो कैनाइन टीथ तुम्हारा कुत्तों जैसा है, कुत्तों जितना बड़ा है वो, बेटा देख रहे हो क्या लॉजिक दे रहा है बेटे, और भी चीज़ें चीरने फाड़ने में काम आती हैं। इंसिजर्स होते हैं वो बाइट करने के लिए होती हैं, उसको टीयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। टीयर सिर्फ मीट को ही टीयर किया जाता है, और किसी चीज़ को टीयर नहीं करते हो, और किसी चीज़ को टीयर नहीं करते हो क्या, कि सिर्फ मीट को ही टीयर करते हो बस। कैनाइन का यूज़ उसी लिए किया जाता है बस। अगर तुम्हारे कुत्तों के इतने बड़े हों तो बात समझ आती है कि हाँ उसी के लिए बनाए गए हैं, इसीलिए उनके कैनाइंस बड़े होते हैं, ठीक है। खैर, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल्स ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर प्रयास करना है, ये नहीं कि स्पैम करना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि से उत्कृष्टता की ओर बढ़ना है, ताकि हमारा राष्ट्र भी निरंतर जो है उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुँचे। जब आप खुद आगे बढ़ेंगे तो देश भी तो आगे बढ़ेगा, लेकिन आप कमेंट में स्पैम ही करते रहेंगे तो फिर देश आगे कैसे बढ़ेगा, ना आप आगे बढ़ पाएंगे। और आखिरी वाली ये ड्यूटी है जिसको हमने 42nd नहीं 86th अमेंडमेंट से ऐड किया। वो पेरेंट और गार्जियन को ड्यूटी दी गई कि अपने जो बच्चे हैं उनको स्कूल भेजो भाई, घर में पढ़े हैं वो 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं, हमने फंडामेंटल राइट भी बना दिया। अब कब भेजोगे, अब तो भेज दो, मैं बना रहा हूँ क्या, हम पूर्वजों से सीखे हैं, पूर्वजों से। तो पूर्वज अगर कुछ करते थे बेटा, पूर्वज तो तुम्हारे इंस्टाग्राम भी नहीं चलाते थे, क्यों, पूर्वज तो ये भी कहते थे
कि सही आचरण करना चाहिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, तो वो पूर्वज की बात नहीं सुनोगे। पूर्वज का मीट खाते तो ये ज़रूर सुन लोगे पूर्वज का, है बढ़िया। पूर्वज जो मज़े की चीज़ है पूर्वज का लॉजिक दे दो, और जो पूर्वज का उन्होंने कुछ अच्छा बोला था जो हमारे फायदे का नहीं है तो बोल दो कि वो तो ऐसे ही थे। आजकल मॉडर्न दुनिया है आजकल तो। क्यों? क्या लेंटिल्स इनकम्प्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है? देखो एक प्रोटीन का मैं इन डेप्थ तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है, ठीक है, कि मैं सारा कुछ आपको बता दूं, ठीक है, लेकिन हाँ लेंटिल्स आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, बाकी भी सोर्स ऑफ प्रोटीन होता ही है उसमें। लेकिन डॉक्टर ने तो चिकन खाने को बोला, तो भाई तुम खाओ, दवाई खाओ, ठीक है, दिमाग मत खाओ करो यहाँ पर। डॉक्टर सारे लॉजिक आ जाएंगे, डॉक्टर ने बोला है तो डॉक्टर कोई वो है क्या, है? डॉक्टर को भी बोल दो सर मीट मिल नहीं रहा, आपको थोड़ा काट के खा लें, फिर पूछना डॉक्टर से मीट अच्छा होता है कि बेकार होता है। डॉक्टर से बोलना अगली बार कि मालिक मीट तो मिल ना रहा है, थोड़ा तुम्हारा मीट खा लें क्या, इंसानी गोश्त। जस्टिस वर्मा कमेटी बनी, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज एंड टीचिंग स्कूल। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ड्यूटीज़ को याद कैसे रखना है, ठीक है, ट्रिक टू लर्न द ड्यूटीज़। तो पहली वाली ये एकदम आपको याद होना चाहिए, आर्टिकल 51A में सारी ड्यूटीज़ हैं। 51A का सब क्लॉज ए है ये, सब क्लॉज बी, सब क्लॉज सी, डी, ई, एफ। तो किस सब क्लॉज में कौन सी ड्यूटी है वो हम देखते हैं। तो ए में है एंथम एंड फ्लैग के रिस्पेक्ट करना है, ठीक है, ए से एंथम हो जाएगा। बी से बापू और भगत सिंह हो जाएंगे। बापू है ना, बोल रहे थे कि नॉन वायलेंस, मतलब वायलेंस मत करो एंड सत्याग्रह, तो मतलब जो उनके आइडियल्स हैं उनको फॉलो करना है। सी का मतलब क्या होता है, 3 होता है, सी अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर 3rd नंबर पे आता है ना, तो 3 चीज़ें दी हुई हैं, सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी, इसको प्रोटेक्ट करना है। डी से डिफेंड करना है कंट्री को, और रेंडर करना है नेशनल सर्विस वन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। ई का मतलब होता है 5, 5 का मतलब 5 उंगलियां साथ रहेंगी तो हमें ब्रदरहुड और हारमोनी रखनी है अपने आप अपने सबके बीच में। और ई से इक्वालिटी की जब बात करते हैं तो विमेन का नाम आता है, तो हमें वो प्रैक्टिसेस छोड़ देनी है जो डेरोगेटरी एंड डिग्निटी ऑफ वेमेन के लिए, जो वेमेन की प्रैक्टिस, जो वेमेन के लिए डेरोगेटरी उनकी डिग्निटी के लिए, ठीक है। एफ से फोर्ट याद कर लो। फोर्ट मतलब हमारे जो कंट्री है उसकी नेशनल जो हेरिटेज है, जो कंपोजिट कल्चर है, उसको प्रोटेक्ट करना है, ये है एफ, फोर्ट, ठीक है। जी से ग्रीनरी मतलब एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन है। एच से ह्यूमनिज्म और साइंटिफिक टेम्पर रखना है, जैसे है ना यहाँ पे देख लो, एच से क्या था कि हमें साइंटिफिक टेम्पर रखना है, ह्यूमनिज्म। साइंटिफिक टेम्पर का मतलब कि कोई अगर मान लो कि तुमसे बोल रहा है कि तुम्हारी ठठरी खोल दें, हैं, ये तुम्हें पर्ची खोल के तुम्हारा भविष्य बता देंगे, तुमको इतनी समझ होनी चाहिए कि तुम्हारा काट रहा है वो, अपना धंधा बना रहा है वो, और तुम्हारा काट रहा है धर्म के नाम पे। इतनी तुम्हें साइंटिफिक टेम्पर होनी चाहिए, नहीं कि तुरंत माइक लेकर बाबा जी ये हो गया, बाबा जी ने रुके तुम्हें पर्ची खोल दें, अच्छा बाबा जी, ठीक है। तो मूर्ख नहीं बनना है, कॉन्स्टिट्यूशन बोल के गया है कि साइंटिफिक टेम्पर रखो, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए कि साइंटिफिकली ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ये तो रॉन्ग नंबर है, ये बोलना आना चाहिए आपको, ठीक है। ह्यूमनिज्म होनी चाहिए, ठीक है, मानवतावाद होना चाहिए, एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म होना चाहिए। हर चीज़ के लिए क्वेश्चन करना आना चाहिए, ऐसा नहीं ये आप पार्टी कर रही तो सही कर रही होगी क्योंकि ये तो हमारी वाली पार्टी है। इंक्वायरी और रिफॉर्म की स्पिरिट होनी चाहिए तुम में, क्वेश्चन करना आना चाहिए तुम में, चाहे कोई भी पार्टी हो, ठीक है। तो सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कस बना के बता के गए थे, लेकिन हमें पढ़ना कहाँ है, हमें तो इंस्टाग्राम चलाना है, क्यों, ठीक है। आई, तो आई से हम कैसे याद करते हैं, एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, ठीक है, ऐसा गांधी जी का कहना था। और गांधी जी का कहना था कि हमें वायलेंस बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, हिंसा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ठीक है, ओके, हिंसा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जैसे गांधी जी के बोल गए थे, उनका ही कोट था, एन आई विल मेक दी होल, एन आई फॉर एन आई विल मेक दी होल वर्ल्ड ब्लाइंड, यानी कि अगर आपको कोई आँख दिखाएगा आप भी उसको आँख दिखाओगे तो ऐसे तो पूरा जग अंधा हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपको याद रखना है जडेजा। अब जो जडेजा हैं वो हर उसमें बॉलिंग में, बैटिंग में, फील्डिंग में, सब में एक्सीलेंट है, तो उसी तरीके से हमें भी एक्सीलेंट होना है सारे स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी में, हर चीज़ में हमें एक्सीलेंट होना है, ठीक है, हर चीज़ में एक्सीलेंट होना है। और के में क्या है, के में तो आखिरी में ऐड करी गई गार्जियंस को ड्यूटी दी गई 86 अमेंडमेंट से, ठीक है। तो अगेन ए से अबाइड करना है, एंथम वगैरह को उसके रिस्पेक्ट करना है, आइडियलाइजेशन। बी बापू भगत सिंह उनके आइडियल्स पे चलना है। सी 3 चीज़ें, सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी। डी से डिफेंड दी कंट्री एंड अंडर दी नेशनल सर्विस। ई से हो गया आपका
इक्वालिटी से तो मतलब विमेन का एक चीज़ हो गया, और पांचों उंगलियां साथ होनी चाहिए, नहीं हारमोनी और कॉमन ब्रदरहुड होना चाहिए। एफ से याद कर लो फोर्ट मतलब किला क्या है, हमारा हेरिटेज है, रिच हेरिटेज है, कंपोजिट कल्चर को दिखाता है, उसको वैल्यू और प्रिजर्व करना है। जी से ग्रीनरी मतलब एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर, वाइल्ड लाइफ। एच से ह्यूमनिज्म एंड साइंटिफिक टेम्पर। आई से वायलेंस। जे से जडेजा, और के से ये गार्जियंस को ड्यूटी दी गई है। आखिरी टॉपिक है, 2 मिनट का है बस, एंड दैट इज जस्टिस वर्मा ने ये बोला कि देखो ये नॉन जस्टिसेबल हैं, यानी वाद योग्य नहीं है, यानी कि अगर कोई ड्यूटी फॉलो नहीं करेगा तो वो आप कोर्ट में उसको नहीं ले जा सकते हो कि तुम ड्यूटी को फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ऐसा जस्टिस वर्मा जी का कहना था कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, मतलब सॉरी, क्योंकि वो नॉन जस्टिसेबल हैं तो अब क्या किया जाए। तो उन्होंने कुछ ऐसे लॉज को आइडेंटिफाई किया। पहले तो उन्होंने बोला कि बच्चों को स्कूल में सिखाया जाना चाहिए, ठीक है, स्कूल किड्स को टीच किया जाना चाहिए, बच्चों को उनके कर्तव्यों के बारे में बताया जाना चाहिए। एंड फिर उन्होंने कुछ लीगल प्रोविजंस आइडेंटिफाई किए, कुछ एक्ट आइडेंटिफाई किए जिनका यूज़ करके फंडामेंटल ड्यूटी को इन्फोर्स किया जा सकता है, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर्स एक्ट 1971। इसमें ये लिखा हुआ है इस एक्ट में कि अगर कोई नेशनल फ्लैग वगैरह की डिसरिस्पेक्ट करेगा तो उसके लिए सज़ा का प्रावधान है। तो अब अगर किसी ने नेशनल फ्लैग को डिसरिस्पेक्ट करा तो उसको सज़ा के लिए प्रावधान है, क्योंकि एक एक्ट बना हुआ है, कानून बना हुआ है। तो इसके थ्रू हम जो अपनी पहली ड्यूटी है उसको फुलफिल कर सकते हैं या फिर एनफोर्स कर सकते हैं। पहली ड्यूटी क्या बोल रही थी कि नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना है, नेशनल एंथम को, लेकिन वो अपने आप पे तो नॉन जस्टिसेबल है। लेकिन क्योंकि अब एक रेलिवेंट एक्ट एग्जिस्ट करता है उसको लेके, तो अब आपको फ्लैग या फिर कॉन्स्टिट्यूशन की डिसरेस्पेक्ट करने में सजा हो सकती है, बिकॉज इसको लीगली अब एनफोर्स कर दिया गया है बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, इसी तरह यूएपीए है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 का। तो इसी के तहत आपको पता है यूएपीए के तहत ही, ठीक है, अनलॉफुल जो एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है इसी के तहत ही जो वो कौन है वो जेएनयू वाला जिसको धरा गया है, उमर खालिद, ठीक है, धरा गया, इसी के तहत ही। मतलब तो ये क्या है, ये हमें एक तरीके से जो तीसरी वाली ड्यूटी है उसको एनफोर्स करने में हेल्प करता है। तीसरी ड्यूटी क्या बोलता है कि अगर कोई भी हमें अपनी सॉवरेंटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करना है, तो यूएपी एक्ट के तहत सरकार क्या कहती है कि ये कंट्री के लिए सॉवरेंटी के लिए खतरा था, ये कंट्री के सॉवरेंटी के लिए खतरा था, इसलिए इसको हमने क्या किया, जेल में डाल दिया। तो यूएपीए एक्ट उन्होंने एक आइडेंटिफाई किया। ठीक है, ओके। जो सोनम वांगचुक का हुआ वो एनएसए के तहत हुआ है, ठीक है, एनएसए के तहत। चलो, देन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, जो ड्यूटी नंबर जी है, जो ग्रीनरी हमने याद किया था, एनवायरनमेंट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट करना है उनको, उसको हमें इन्फोर्स करने में हेल्प करता है। ठीक है, जी के बाद, ठीक है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ये भी जी को करता है 1980 का। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट आरपी 1951 ए वाले को करता है, इट रेगुलेट इलेक्शन और डेमोक्रेटिक प्रोसेस को अपहोल्ड करता है। ठीक है, जो इंडियन पीनल कोड है आईपीसी, ये हमारा ड्यूटी आई कि हमें वायलेंस नहीं करना है, और ई इक्वालिटी और कॉमन ब्रदरहुड रखना है, इंडियन पीनल कोड वो उसको करता है। ठीक है, एंड प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, ये 5वें नंबर की ड्यूटी अगेन एलिमिनेट्स अनटचेबिलिटी एंड प्रमोट्स इक्वालिटी एंड कॉमन ब्रदरहुड। ओके, और ये तो हम देख चुके हैं कि सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को है, फॉरेनर्स को नहीं है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है जल्दी से। और जिसको अगर बैच में एनरोल करना है फॉर दी रिकॉर्डेड लेक्चर, और संडे को यानी कि परसों के दिन पॉलिटी का टेस्ट है। पॉलिटी में जो इस वीक में हम लोगों ने पढ़ा है उसका टेस्ट है, और सैटरडे को ज्योग्राफी का टेस्ट है आपका। ठीक है, ये कल ज्योग्राफी होगी पूरी आपकी, कल कोई क्लास तो होगी नहीं, सैटरडे संडे क्लास तो होती नहीं, तो कल आप लोग का पूरी ज्योग्राफी का टेस्ट होगा, और संडे को पूरा जो हम लोगों ने पॉलिटी किया है उसका टेस्ट होगा। कोई आपको जैसे डाउट रहता है तो हम यहाँ पूछ सकते हैं। माई फोरम सेक्शन भी होता है एप्लीकेशन के अंदर जो लोग बैच में हैं। ठीक है, आज के डेट परमानेंसी काफ़ी लोग बोलते रहते हैं सर हमें कुछ परमानेंसी के लिए कंट्रीब्यूट करना है या वर्क करना है, इस तरीके का अगर कुछ होता है तो आप यहाँ पे career@permarency.in पे कर सकते हैं, भेज सकते हैं। ठीक है, और सैम्पल ऑफ वर्क भेजने का प्रयास करें। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो क्या करना चाहते हैं, सैम्पल ऑफ वर्क भेजेंगे तो आपका मेल कंसिडर किया जाएगा, नहीं तो अगर सैम्पल ऑफ वर्क नहीं है तो फिर हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि मेल बहुत सारे होते हैं इसलिए। ठीक है, चलो चलिए, तो और ये बैच है, एंड अगर आपको इंग्लिश का भी है,
और दोनों कॉम्बो भी है। परमार 4.0 कूपन का यूज़ करके आप करेंगे, ठीक है। शाम में देते हैं ना, जब भी आपको सही लगे कल वाला टेस्ट। सर अभी कौन सा माने, फार पेमेंट हो सकता है बिल्कुल। आपको केशवानंद भारती केस मानना है कि केशवानंद जो भारती केस है ना वो सर अभी कौन सा माने, फार पेमेंट हो सकता है बिल्कुल। आपको केशवानंद भारती केस वाला मानना है कि केशवानंद जो भारती केस है ना वो आपको मानना है कि हाँ वो अमेंड हो सकता है जो केवीसी में पड़ा। तो आंसर इसका हो जाएगा ग्रैनुअल ऑस्टिन, ठीक है। चलो अगला। द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट हैज़ एडेड द राइट टू एजुकेशन टू द चैप्टर ऑफ डीपीएसपी। इसने राइट टू एजुकेशन को ऐड किया है इन द चैप्टर ऑफ डीपीएसपी 86th अमेंडमेंट ऑफ 2002 ने। क्या ये सही है? क्या ये सही है? कॉन्स्टिट्यूशन 86th अमेंडमेंट एक्ट हैज़ एडेड राइट टू एजुकेशन, यस। गलत है भैया। 86th अमेंडमेंट ने डीपीएसपी को नहीं, डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल राइट्स नहीं, अधिकार हैं हमारे लेकिन नॉन जस्टिसिएबल है। 86th अमेंडमेंट ने इसको पार्ट 3 में ऐड किया राइट टू एजुकेशन को, आर्टिकल 21A। डीपीएसपी में आर्टिकल 45 का सब्जेक्ट मैटर चेंज किया अर्ली चाइल्डहुड केयर से। राइट टू वर्क, एजुकेशन आर बोथ फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी नो। राइट टू एजुकेशन तो है फंडामेंटल राइट 21A और डीपीएसपी भी है। अगर आप देखो तो डीपीएसपी भी है कि नहीं है 41 जो आर्टिकल है, लेकिन राइट टू वर्क एक डीपीएसपी है, ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है काम करने का अधिकार। Which of the following article of the Constitution directs the state to organize village पंचायत? 40, 44, 22, 43D या 329? 44 बात करता है किसकी? यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो 40 आंसर होगा। करिए। Which of the following statements about the DPSP under the Constitution of India is or are correct? DPSP strive to minimize inequality of income against individual and group. They strive to minimize inequality of status amongst individual and group. So strive to minimize inequality of income, status, facility and opportunity between individuals also and between groups also. Which of the following statement about the DPSP is not correct? कौन सा सही नहीं है? जियो साइंटिस्ट 2025। It is not enforceable by any court. ये enforceable नहीं है, बिल्कुल सही है। It is enforceable by court, therefore नहीं भाई, enforceable नहीं है, ठीक है। It envisions a social order, बिल्कुल ही social और इकोनॉमिक जस्टिस बनाने की बात करते हैं, देने की बात करते हैं। It strives for equal pay for equal work, तो equal pay for equal work याद है आपको? LDC goes to PHC, LDC goes to P, तो A B C D 39D। अगला। Which of the following article of the Constitution provides the mandate for the implementation of the Uniform Civil Code? 41 right to work, education and public assistance, ठीक है। 47 क्या था? 47 था आपका कि भाई जो इंटॉक्सिकेंट्स हैं उनके कंजम्पशन को रोकना है, प्लस क्या करना है, प्लस हेल्थ और स्ट्रेंथ प्रमोट करना है, ठीक है। हेल्थ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज करना है, इंटॉक्सिकेंट कंजम्पशन को प्रिवेंट करना है। 51 इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड उत्तराखंड वाज द फर्स्ट स्टेट टू इन द इंडिपेंडेंट इंडिया टू इंप्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड, ओके। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ वॉलेट्स, कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ LDC में C क्या था? कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, और DPSP है ये, ठीक है। Which of the following is not a part of the Article 51 of the Constitution of India? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का अनुच्छेद 51 का हिस्सा नहीं है? ये पूछा आपसे। बताओ कौन सा हिस्सा नहीं है, ये आपसे पूछा है। तो प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यस। मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस, ये दोनों तो मैंने आपको बताई थे। यूज ऑफ UN पीस कीपिंग फोर्सेज फॉर रेजोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, UN पीस कीपिंग फोर्स का इस्तेमाल करो और इंटरनेशनल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करो। एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाई आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन से मध्यस्थता करके डिस्प्यूट रिजॉल्व करना है। UN पीस कीपिंग फोर्स हमारी थोड़ी ना है, वो तो UN की है। UN यूज़ करेगा कि हम करेंगे उसका? UN जो पीस कीपिंग फोर्सेज होते हैं उनको ध्यान रखना ब्लू हेलमेट बोलते हैं, क्योंकि वो लोग उनकी ब्लू ड्रेस होती है और ब्लू कलर का वो हेलमेट लगाते हैं, इसलिए, ठीक है। और इंडिया का सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है UN पीस कीपिंग फोर्सेज में। हमारे जो फोर्सेज के लोग होते हैं उन्हीं को भेजा जाता है UN पीस कीपिंग फोर्सेज में। ऐसे हर देश कॉन्ट्रीब्यूशन करता है, हमारा देश जो है वो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन करता है। पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज, तो पार्ट 4A डील करता है फंडामेंटल ड्यूटीज से, हमने देखा था, जिसको कि हमने ऐड किया था 42nd अमेंडमेंट से सरदार सोरेन सिंह कमेटी के रिकमेंडेशंस पे, जिसमें उसने 8 रिकमेंडेशन दिए थे, 5 उसके लिए थे और 5 गवर्नमेंट ने ऐड किए थे, 10 ऐड किए थे 51A में, और उसके बाद 11वां ऐड किया गया था 86th अमेंडमेंट ऑफ 2002 से। द आइडिया ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, गलत है, रशिया से लिया है, जो पहले USSR हुआ करता था, सोवियत यूनियन बोलते थे उसको। फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ सोरेन सिंह कमेटी, यस।
द फंडामेंटल ड्यूटीज आर जस्टिसेबल थ्रू अ रिट, गलत, तो आंसर हो जाएगा 2 ओनली, जस्टिसेबल नहीं है। अगेन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज नॉट अडॉप्टेड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें से क्या चीज़ ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं ली गई है? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, अभी पढ़ा नहीं है, पढ़ाऊंगा आगे जब पार्लियामेंट चैप्टर करेंगे तब, ठीक। तो ये नहीं हो, मतलब ये लिया गया है, डीपीएसपी नहीं लिया गया बिकॉज ये आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। देन अगला करिए 12th, द चेंजेस मेड बाय द 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 इन द फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी? तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमने ऐड करी वो किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे बेस्ड थी? तो दीज वर बेस्ड ऑन द सरदार स्वरण सिंह कमेटी। 13th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सी मौलिक कर्तव्य नहीं है जो कि हमारे संविधान में लिखी नहीं है? कौन सी है बताइए? तो पहला है टू अबाइड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो पहले नंबर की ड्यूटी है, आर्टिकल 51A सब क्लॉज ए में है ये तो, ठीक है। टू अबाइड, ए से अबाइड। नेशनल एनिमल और नेशनल बर्ड को प्रोटेक्ट करना है, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा नेशनल एनिमल नेशनल बर्ड को वो करना है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंपोजिट कल्चर, कल्चर क्या है, हेरिटेज क्या है? फोर्ट है, एफ से फोर्ट, किला है। पब्लिक प्रॉपर्टी और जर वायलेंस, एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, यानी कि वायलेंस नहीं करना है। 14th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? CSF में असिस्टेंट कमांडेंट के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए। रिस्पेक्ट नेशनल सॉन्ग, नेशनल सॉन्ग तो नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन था, नेशनल एंथम था, नेशनल फ्लैग था, ठीक है। रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, यस, ई वाले में था। एब्ज्योर वायलेंस, आई वाले में था। रेंडर मिलिट्री सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, यस, ठीक है, ये था डी वाले में। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर द नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, तो कौन सी ड्यूटी है? 2, 3, 4 सब है, 2, 3, 4 सब है इसमें, तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है गलत, ठीक है, क्योंकि 2, 3, 4 तीनों ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं यहाँ पे, पहली वाली नहीं है लेकिन बाकी सब है यहाँ पे, ठीक है, तीनों हैं 2, 3, 4। क्योंकि आप देखो ना 5वीं वाली में लिखा है ई में, टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, एब्ज्योर वायलेंस करना है ई, और सॉरी आई, और डी में आपका टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर द नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। 15th, अब यहाँ पर हमारे यूपीएससी के होते हैं क्वेश्चंस खत्म। अब हाँ, टेस्ट ऐप में ही होगा, ऑब्वियसली बात है। आपको टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करें? लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, या पर हमारे सीसी सर्च भी कर सकते हैं। प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप नहीं भाई, वो पब्लिक, प्राइवेट तो अब जब बैच में इनरोल करोगे तब, ठीक है, ओके। चलो ओके ओके ओके, यहाँ पर एक कैच है, क्वेश्चन बढ़िया है भैया, ओके 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 ओके। एक चीज़ आपने नोटिस करी यहाँ पर 4th में, आप एक चीज़ अगर नोटिस करोगे, मैंने भी जल्दी जल्दी में नोटिस नहीं करी, एक चीज़ है यहाँ पे, एंड दैट इज़ मिलिट्री सर्विस, ठीक है। और है क्या कॉन्स्टिट्यूशन में? नेशनल सर्विस, ठीक है, ये यहाँ पे कैच था, ठीक है, जल्दी जल्दी फ्लो में यही होता है। रेंडर दी नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो है, नेशनल सर्विस आपको करनी है, ज़रूरी नहीं वो मिलिट्री सर्विस हो। नेशनल सर्विस में आपके लिए साफ सफाई भी हो सकती है, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आपको बंदूक लेके बॉर्डर पे ही जाना हो। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2 and 3, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। रेंडर दी मिलिट्री सर्विस नहीं, नेशनल सर्विस है वो, ओके। चलो 15, क्या होगा? डीपीएसपी आयरलैंड से बोरो किए, एकदम बेसिक से क्वेश्चन है। डीपीएसपी वर एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट, अच्छा कौन सी अच्छा कितनी डीपीएसपी को ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट से? तो गरीब, मजदूरों के जो बच्चे हैं उनसे एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करा। वही मैं सोचूँ यूपीएससी क्वेश्चन ऐसे कैसे गलत, ऐसा नहीं पूछता नहीं है कभी, ठीक है, लेकिन बहुत ही रेयर होता है, मतलब इतना भी नहीं, लेकिन हाँ ठीक है ऐसा, लेकिन ट्रिकी होते हैं क्वेश्चंस। जान लोग को क्या भूल लग गई है मतलब? चलो तो यहाँ पे क्या था? फ्री लीगल एड टू द पुअर 39A, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज 43A, चिल्ड्रन 39F और एनवायरनमेंट 48A, ठीक है। तो 4 डीपीएसपी को ऐड किया गया था यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी। इन विच, कौन से पार्ट में है डीपीएसपी? देख रहा हूँ कितना टफ क्वेश्चन पूछ रहा है। सिटीजनशिप है, ये आपका डीपीएसपी है, ये हम मंडे से शुरू करेंगे, ये फंडामेंटल राइट्स हैं। सब बेसिक से क्वेश्चन है यार, थोड़ा ढंग सा का क्वेश्चन करते हैं। ये करो, विद रिस्पेक्ट टू डीपीएसपी अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत क्या है? कैसी डीपीएसपी? गांधीयन, इंटेलेक्चुअल, सोशलिस्टिक, न्यू लिबरल? न्यू लिबरल तो हमने पढ़ा भी था, लिबरल इंटेलेक्चुअल पढ़ा था, ठीक है। तो आंसर होगा पंचायत बनाना गांधीयन प्रिंसिपल है, ओके ओके। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर प्राइमरली बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियोलॉजीज? नीति निर्देशक सिद्धांत मुख्यतः निम्नलिखित में से किस विचारधारा पर आधारित है? स्टेट डेवलपमेंट, इंडिविजुअल राइट, नेशनल सिक्योरिटी या फिर सोशल वेलफेयर?
तो ये है आपके सोशल वेलफेयर पे। डीपीएसपी क्या एम करते हैं, क्या स्टैब्लिश करना है, क्या स्टैब्लिश करना है? डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप, वेलफेयर स्टेट, पॉलिस स्टेट या फिर कैपिटलिस्ट स्टेट? तो वेलफेयर स्टेट स्टैब्लिश करना है डीपीएसपी को, इनका एम है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क किस में दिया हुआ है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, एलडीसी गोस टू पीएचसी, तो 39D। ठीक है, अगला करो। सर इज लोवेस्ट इन, यस यस एस्पिरेंट, बिल्कुल क्लस्टर ऑफ विलेज होता है। चलो, तो आंसर क्या हो जाएगा? दैट जस्टिस इज नॉट डिनाइड टू विच कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन डायरेक्ट द स्टेट टू इंश्योर दैट जस्टिस इज नॉट डिनाइड टू। ओके, 39A फ्री लीगल एड टू पुअर, ताकि पुअर को भी फ्री लीगल एड मिल सके। इवन हमने, आप खुद देख लो, हमने तो अजमल कसाब तक को लीगल एड दी थी। ठीक है, अजमल कसाब तक को लीगल एड दी गई थी भाई, तो यहाँ के पुअर को तो दी जाएगी। सब बेसिक क्वेश्चन है यार एकदम, ये क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। अच्छा, द फॉलोइंग बीपीएससी क्वेश्चन है, डू नॉट फॉलो दी डायरेक्टिव गांधीयन प्रिंसिपल। तो कौन फॉलो नहीं करते हैं? ये करता है, ये लिबरल इंटेलेक्चुअल है, ये करता है, ये करता है कि नहीं करता है? नहीं करता है ये। राइट टू वर्क सोशलिस्टिक है। तो 1 and 3 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, गांधीयन प्रिंसिपल पे कौन बेस्ड है बताओ? सिंपल, ये कर चुके हैं, ये सोशलिस्टिक, ये लिबरल इंटेलेक्चुअल, ये सोशलिस्टिक। देख रहे हो, सब एकदम बेसिक सा क्वेश्चन पड़ा हुआ है एकदम यार, कोई दम ना क्वेश्चन में। करो जरा। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ इज मेंशन इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? पर्यावरण और वन्य जीव के संरक्षण का उल्लेख, मॉन्यूमेंट, एनवायरमेंट। 47 क्या था? 47 था। 46 में SC/ST था, फिर उनका इंटॉक्सिकेंट, वो इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक वगैरह नहीं पिलाना है उनको, और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेस करना है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें। 48 में क्या था? 48 में एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर था, और स्लॉटर ऑफ काउज, और जो दुधारू जानवर है उनके स्लॉटर को प्रिवेंट करना था। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी 51 में हो जाएगा। ठीक है, एक ये वाला कर लो, विच ऑफ द फॉलोइंग डीपीएसपी इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इट्स सिटीजन्स? कौन सी नहीं मिली हुई डीपीएसपी? नॉट। ओनरशिप ऑफ द कम्युनिटी मटेरियल रिसोर्सेज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। बता, तो क्या नहीं मिला हुआ बोल रहा है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, क्या यूथ भी लिखा हुआ था? आप बताओ, क्या यूथ भी लिखा हुआ था? पहले तो तुम इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का आर्टिकल बताओ, 39D हो जाएगा। एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड 39A हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ओनरशिप ऑफ कम्युनिटी मटेरियल डिस्ट्रीब्यूटेड, ये हो जाएगा। ठीक है, ओनरशिप ऑफ द कम्युनिटी मटेरियल रिसोर्सेज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। भाई डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो ओनरशिप है कम्युनिटी मटेरियल रिसोर्सेज का, उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसमें ये क्या बोल रहा है? नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना है। एटलीस्ट जो दूसरा वाला है वो आधा तो सही है, यहाँ चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करना है एक्सप्लॉयटेशन से। ठीक है, पहला वाला तो बिल्कुल ही गलत लिखा हुआ है। ओके, ये करो, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी? निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच संबंध का सही वर्णन करता है? फंडामेंटल राइट ऑलवेज प्रिवेल, नो, चमकम दोराई राजन ने बोला था ऐसा। जुडिशरी एम्स टू हार्मोनाइज बोथ, यस, दोनों वो चलते हैं बैलेंस में। ये बोला डीपीएसपी सुपीरियर है, नो। ये बोला इररिलेवेंट नहीं। किस केस में ये बोला गया था? कौन सा केस था? तो ये केस था मिनर्वा मिल केस। ठीक है, मिनर्वा मिल्स केस था ये। IR कोयलो क्या था? IR कोयलो 9 शेड्यूल केस था। विच सुप्रीम कोर्ट केस रूल्ड दैट हार्मनी मस्ट बी मेंटेन्ड बिटवीन, देख लो अभी हमने देखा गोलकनाथ में क्या बोला था? फंडामेंटल राइट कमेंट नहीं किया जा सकता है ना? इसमें क्या बोला था? इसमें भी बोला था कि फंडामेंटल राइट ऊपर है डीपीएसपी से। इंदिरा साहनी केस क्या था? इंदिरा साहनी केस, इसको मंडल केस भी के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पे क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आया था, ओबीसी के रिजर्वेशन को लेके था ये, कि ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, उसको लेके था ये। तो ये सारी चीज़ें थी। तो बच गया कौन? मिनर्वा मिल आपका। ठीक है, आखिरी कर लो फिर घर जाओ। प्रोवाइडिंग अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 years बिलोंग्स टू विच सेक्शन? तो आर्टिकल 45। ओके ओके ओके, एक ये वाला कर दो बस, सीक्वेंस में लगा दो इनको बस। करें भी, करें करें करें, करें 1951 का ही है।
ठीक है। 1951 का हुआ क्या था मैं आपको बताता हूँ। चमकम दोराई राजन हुआ, क्या बोला गया, फंडामेंटल राइट ऊपर है डीपीएसपी से, ठीक। पार्लियामेंट ने क्या किया, पहला अमेंडमेंट किया, फंडामेंटल राइट में ऐड कर दिया क्लॉज, अमेंड कर दिया उसको। फिर ये वाला केस हुआ था शंकरी प्रसाद केस जस्ट उसके बाद 1951 में ही, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर पलटी मार ली थी चमकम दोराई राजन से। क्या बोला था, पार्लियामेंट कैन अमेंड दी फंडामेंटल राइट। अब समझो, क्रोनोलॉजी समझो, पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स। शंकरी प्रसाद चमकम दोराई राजन में क्या बोला, फंडामेंटल राइट ऊपर है, डीपीएसपी नीचे है। शंकरी के साथ में क्या बोला, पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है। गोलकनाथ में क्या बोला, पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकती है। केशवानंदा में क्या बोला, पार्लियामेंट फंडामेंटल को अमेंड कर सकती है। कितना बार पलटी मार रहा है, लेकिन अभी हमें क्या याद करना है, कर सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को बस डिस्ट्रॉय नहीं करना है उसको, ठीक। गोलकनाथ हमने पढ़ा 1967 में हुआ है, केशवानंदा हमने पता 1973 में हुआ। तो ये तो है कि 1 होगा, 3 होगा एंड देन 4 होगा। 134 नहीं है, 134 नहीं है, 134 है, 134 नहीं है। सिंपल, दो को यहाँ बीच में रख दो। सज्जन सिंह नहीं पता है, लेकिन फिर भी कर तो सकते ही ना उसको। अब यही वाला क्वेश्चन था जो कल हमने देखा था, जो मैंने बोला था कि ठीक है इसको हम कल करेंगे। ये आखिरी क्वेश्चन कर लो, फिर छुट्टी आपकी। सर मेरा सीएसआर में हो गया, ओनली आपके जीएस पढ़ने की वजह से मुझे आपने, अच्छा आपने बात करने की मैंने बहुत कोशिश की, अच्छा लेकिन उसमें आप कर देना जो भी मैंने ईमेल दिया था उसमें, ठीक है। मेल अभी मैं बता देता हूँ फिर से। आखिरी क्वेश्चन कर लो, समझाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है मेरे को। तो यूसीसी अलाउज जेंडर बेस्ड पर्सनल लॉ सिस्टम टू रिमेन अनटच्ड अंडर आर्टिकल 14। भाई आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ, ये हिंदी में है, कि ये हिंदी में आप पॉज करके पढ़ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल डिलेमा इन द यूसीसी एज डिस्कस्ड इन डिबेट्स अराउंड आर्टिकल 44 एंड आर्टिकल नंबर 25, ठीक है। तो ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। सो यूसीसी अलाइंस विद 44 बट मे बी सीन टू इन्फ्रिंज अपॉन, सिंपल। इन्फ्रिंज करता है किस तरीके से, मैंने आपको बताया था, वो आर्टिकल 25, ठीक है। चलो, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ के आप क्वेश्चन लगा लेना, ठीक है। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। तो दूसरे क्वेश्चन में जो डाउट था वो बताता हूँ, बाकी जो मेल था वो यहाँ था, तो आप यहाँ कर सकते हैं ask@parmarisi.in। अगर आपका सिलेक्शन हो गया या होता है कहीं पे तो यहाँ पर मेल कर सकते हैं, ठीक है। चलो, दूसरे में डाउट था ना, क्या डाउट है इसमें? ओके ओके ओके, क्या मेल करना है, क्या मेल करना है ये भी हम बताएंगे अब तुमको, क्या मेल करना है ना। हम बोल रहे हैं कि अगर कभी मेल करना हो तो कर सकते हो, ठीक है। चलो, ये क्यों गलत है? 86th अमेंडमेंट हैज़ एडेड राइट टू एजुकेशन, तो राइट टू एजुकेशन है ही नहीं, एडेड किया ही नहीं। राइट टू एजुकेशन तो आर्टिकल 21A में ऐड हुई थी, जो कि फंडामेंटल राइट में। राइट टू एजुकेशन तो यहाँ पहले से मौजूद है आर्टिकल नंबर 41 में। और ये इसलिए गलत है क्योंकि राइट टू वर्क डीपीएसपी तो है, लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं है, इसलिए गलत है दूसरा वाला, ठीक है। चलो सर, मैं हरियाणा से हूँ, मैं नेम है मनीष सर। मेरे पापा की डेथ हो गई, एक और मेरा 5 साल का रिलेशन था, वो भी पापा के जी जाने के बाद छोड़ के चली गई। अच्छा, कोई बात नहीं, कम बैक स्ट्रॉन्गर, ठीक है मनीष जी, कम बैक स्ट्रॉन्गर, ओके। चाहे कोई भी हो, पता है एक बहुत